क्लास का वो लड़का जो सबसे ज्यादा शांत, सबसे चिल और अपनी ही दुनिया में रहता था, जिसे कोई नोटिस भी नहीं करता था। वो हमेशा लो प्रोफाइल बनाकर रखता था और शायद इसीलिए उसके क्लासमेट्स उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो किसी से बात ही नहीं करता था। तभी क्लास का एक बुली गुस्से में आता है और सोते हुए हमारे हीरो को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन भाई साहब यहाँ तो सीन ही पलट गया। हीरो ने आंखें बंद किए हुए आधी नींद में ही उस बुली का हाथ पकड़ लिया। पूरी क्लास शॉक में थी। हीरो ने बस धीरे से पूछा, तुझे कुछ चाहिए क्या? वो बुली डर के मारे हाथ पीछे खींचता है और उसे अजीबोगरीब बोलकर चला जाता है। बाकी लोग भी कहते हैं कि इस लूजर के मुंह मत लगो, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये शांत दिखने वाला लड़का दरअसल 2 जिंदगियां जी रहा है। सुबह वो एक सिंपल स्टूडेंट है और रात में शहर का सबसे खतरनाक असैसिन। उसका नाम है अराजी काई, उम्र सिर्फ 17 साल। एक दिन जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, अचानक पूरी क्लासरूम के नीचे एक मैजिक सर्कल चमकने लगा। इससे पहले कि कोई पैनिक करता या कुछ समझ पाता, सब के सब टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए। जहां कुछ स्टूडेंट्स डर के मारे कांप रहे थे, वहीं हमारा हीरो अराजी काई बिना किसी रीजन के दीवार से टिककर खड़ा था, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। तभी वहां व्हाइट कपड़ों में एक औरत और एक बूढ़ा आदमी अपीयर होते हैं। वो औरत खुद को एक सेंट बताती है, जिसने इन सबको यहाँ बुलाया है। हमारा हीरो चुपचाप अपनी पोजीशन चेंज करता है और एक पिलर के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी क्लास का मॉडल स्टूडेंट आगे आता है बात करने, लेकिन सेंट बताती है कि उन्हें इस दुनिया के हीरोज के तौर पर बुलाया गया है। तभी वो गरम दिमाग वाला बुली सोचता है कि वो हीरो बन सकता है और उस बूढ़े आदमी को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन भाई उस बूढ़े ने बस एक उंगली के इशारे से उसे उड़ा दिया। सेंट सबको वार्निंग देती है कि चुपचाप बिहेव करो। फिर वो डीमन किंग के बारे में समझाना शुरू करती है, जिसे सुनकर हीरो को लगता है कि ये तो बहुत ही क्लीशे स्टोरी है यार। वो बुली फिर से खड़ा होता है, लेकिन सेंट अपना हीलिंग मैजिक यूज करके उसके घाव भर देती है। ये देखकर सब इंप्रेस हो जाते हैं और तब पता चलता है कि ये पावर उन्हें सिस्टम ने दी है। अब सेंट एक एक करके सबकी पावर्स को अवेकन करना शुरू करती है। किसी को तलवार मिलती है तो किसी को पेन और उस गरम दिमाग वाले बुली को मिलता है एक्सप्लोजन स्पेल। पूरी क्लास सेलिब्रेशन के मूड में आ जाती है। सेंट जाने ही वाली थी कि तभी पीछे से आवाज आती है, अरे तुम मुझे भूल गई। ये हमारा अराजी था। जब उसकी पावर चेक की जाती है तो भाई साहब उसे मिलती है दुनिया की सबसे यूजलेस स्किल। वो सिर्फ दूसरों के स्टैट्स और एबिलिटीज देख सकता है। उसने चेक किया तो पता चला कि सेंट की उम्र 18 साल है। चलो भाई, कोई जेल नहीं जा रहा, मामला लीगल है। तभी अचानक उसे साइड से एक जोरदार पंच पड़ता है। वो बुली उसे जमीन पर गिरा देता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, देख मेरी एक्सप्लोजन पावर। तेरी लाल आंख ने क्या देखा बे? पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है, क्योंकि उसे सबसे कमजोर माना जा रहा था। लेकिन अराजी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इतना उड़ क्यों रहे हैं। उसे पता था कि ये डिवाइन प्रोटेक्शन एक उधारी की पावर है जो कभी भी वापस ली जा सकती है। सेंट सबको रेस्ट करने को कहती है ताकि कल से वो डीमन किंग को मारने की ट्रेनिंग शुरू कर सकें। रात होती है, सबको कमरे मिल जाते हैं, लेकिन अराजी का असली काम तो अब शुरू होता है। वो अपनी दूसरी शिफ्ट यानी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए निकल पड़ता है। बाहर गार्ड्स बात कर रहे थे कि इन हीरोज पर नजर रखनी होगी, उन्हें भागने नहीं देना है। गार्ड्स को लगता है कि ये बच्चे डीमन किंग को क्या ही हराएंगे। अराजी सब सुन लेता है और समझ जाता है कि वो यहाँ मेहमान नहीं बल्कि कैदी की तरह हैं। वो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है और गार्ड्स के स्टैट्स देख लेता है। फिर वो नारुतो की तरह तेजी से भागता है ताकि गार्ड्स उसे देख न सकें। उसने कासल का एक रफ मैप बना लिया था, लेकिन यहाँ से भागना मुश्किल था। तभी घास के बीच उसने देखा कि 3 लड़कियां रात में प्रैक्टिस कर रही हैं। वो अपनी पावर्स आग, पानी और प्लांट्स को टेस्ट कर रही थीं। अराजी चुपचाप उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। तभी अचानक उसे एक अजीब एहसास हुआ, एक बहुत ही खतरनाक ऑरा। लड़कियों को भी कुछ आवाज आई और इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाती, झाड़ियों से निकलकर एक ह्यूज बीस्ट उनके सामने आ गया। तीनों लड़कियां डर के मारे जम गईं। अराजी ने अपनी पावर से चेक किया। ये एक 4 साल पुराना लिजर्ड मॉन्स्टर था, जिसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी तो नहीं थी, लेकिन उसके स्टैट्स उन लड़कियों से बहुत ज्यादा थे। मॉन्स्टर ने दहाड़ मारी और हमला कर दिया। लड़कियां जान बचाकर भागने लगीं, लेकिन वो जानवर बहुत तेज था। अराजी ने दूर से ही एनालिसिस किया और एक चाकू फेंक कर मारा। चाकू लगा तो सही, लेकिन घाव गहरा नहीं था। तभी एक लड़की मैगस पत्थर से टकराकर गिर गई। मॉन्स्टर उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। अपने पंजे उठाए और बूम! इससे पहले कि वो हमला करता, वो मॉन्स्टर वहीं ढेर हो गया। लड़की शॉक में थी। उसे समझ नहीं आया कि उसे किसने बचाया। बाकी दोस्त उसे उठाने आए और वो वहां से भाग निकले। दूर अंधेरे में खड़ा अराजी सोच रहा था, मैंने उसे क्यों बचाया? शायद गिल्ड से बचने के लिए। उसे समझ आ गया था कि ये दुनिया उतनी आसान नहीं है। तभी उसे किसी की प्रेजेंस महसूस हुई। वो वहां से निकल गया, लेकिन पिलर के पीछे एक हुडेड फिगर खड़ा था, जिसने मरे हुए मॉन्स्टर को देखा और कहा, इन हीरोज में से एक की महक बिल्कुल मेरे जैसी है। अगले दिन मॉन्स्टर की लाश देखकर सबके होश उड़ गए। एक स्टूडेंट तो रोने ही लगा। वो बूढ़ा नाइट समझाता है कि डीमन किंग जानवरों को पागल बना देता है ताकि वो इंसानों को खा सकें। तभी वो ब्लॉन्ड लड़का कहता है कि इस मॉन्स्टर को किसी मैजिक या सॉर्सरी से मारा गया है। अराजी सोचता है कि मैजिक और सॉर्सरी में क्या फर्क है। बात साफ थी, डीमन किंग के पास बहुत डेंजरस मैजिक है, जिससे वो कमजोर क्रीचर्स को कंट्रोल करता है। अराजी को याद आया कि कल रात उसने मॉन्स्टर के स्टैट्स में भी यही देखा था। मतलब वो मॉन्स्टर कंट्रोल था। उस वक्त उसे जो मर्डरस इंटेंट महसूस हुआ था, वो शायद किसी डीमन का था जो वहीं आसपास छुपा था। अचानक अराजी के पीछे से एक आवाज आती है, ये डर तुम्हें मौत की तरफ ले जाएगा। अराजी हिल गया। क्लासमेट सब सीरियस हो चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि जिंदा रहने के लिए फाइट करनी पड़ेगी। सेंट लियोनोरा आती है और सबको मोटिवेट करती है कि उनकी ग्रोथ रेट बहुत तेज है, बस ट्रेनिंग की जरूरत है।
एक हफ्ता बीत जाता है। अराजी लाइब्रेरी में बैठा एक किताब पढ़ रहा था और सोच रहा था, कमाल है, मैं इस दुनिया की भाषा पढ़ भी सकता हूँ। खिड़की से बाहर देखा तो बाकी स्टूडेंट्स अपनी पावर्स के साथ खेल रहे थे, जैसे कोई अम्यूजमेंट पार्क हो। अराजी को लगा था कि उसकी आई ऑफ जजमेंट बैटल में काम आएगी, लेकिन सच तो ये था कि वो अभी के लिए यूजलेस थी। सेंट ने भी मजाक में कह दिया था, तुम बस किताबें पढ़ो बेटा, और पूरी क्लास उस पर हंसने लगी थी। भाई साहब, अब हमारा हीरो अराजी लाइब्रेरी में बैठकर सोचता है कि यार मुझे इन लड़कियों को मरने देना चाहिए था, पर कुछ तो गड़बड़ है। अगर इन्हें सच में मॉन्स्टर्स का इतना डर है तो इनकी हिस्ट्री में डीमंस के बारे में कुछ क्यों नहीं है। तभी वो देखता है कि सेंट लियोनोरा सही कह रही थी, सबकी पावर इनक्रेडिबल स्पीड से बढ़ रही है। रूमी, अराशी, केनाकी, हशीमोटो और नागा सबसे स्ट्रांग थे, लेकिन एक बंदा ऐसा था जिसकी ग्रोथ रेट तो आउट ऑफ कंट्रोल थी। ट्रेनिंग में तभी किसी ने अटैक किया, तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन में गड़ गई और सोल्जर ने तुरंत सरेंडर कर दिया। ये और कोई नहीं, हमारा मिडू था। उसके स्टैट्स चेक किए गए, अटैक में रैंक ए और डिवाइन प्रोटेक्शन लेवल 8। अराजी सोचता है, अनबिलीवेबल, एक हफ्ते पहले इसके स्टैट्स बहुत लो थे, लेकिन ये तो सच में जीनियस है। कहीं डिवाइन प्रोटेक्शन सिर्फ पावर ही नहीं, कुछ और भी बढ़ा रही है। तभी क्लासमेट्स अराजी के पास आते हैं और कहते हैं, ओ ए लूजर, यहां से निकल जा और अपनी छोटी मोटी किताबें पढ़। अराजी मन में सोचता है, ये सब हमेशा की तरह हैं, बस मुझे ह्यूमिलिएट करने का मौका ढूंढते हैं। पावर मिलते ही और भी ज्यादा रेकलेस हो गए हैं। तभी एक लड़का हाथ फैलाकर पूछता है, इग्नोर क्यों कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो कुछ कहता है, उसके पैर के पास से कुछ गुजरता है और वो फूंक से हवा में पलटकर अपसाइड डाउन हो जाता है। अराजी एकदम शांत चेहरा बनाकर पूछता है, क्या हुआ मिडू, बिना वजह ट्रिप कर गया, ठीक है तू। बेचारे को पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। तभी अराशी चिल्लाता है कि शांत हो जाओ, वो लोग आ रहे हैं। सेंट और नाइट वहां आते हैं। सेंट कहती है कि तुम लोग उम्मीद से ज्यादा तेजी से डेवलप हो रहे हो, इसलिए अब प्लान को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है। नुरुमी चिल्लाता है, क्या तुम हमें अभी डीमन किंग को मारने को कहोगी पागल सेंट। सेंट कहती है कि नहीं, अभी नहीं, पर अब टाइम आ गया है कि तुम मॉन्स्टर्स से फाइट करके ट्रेनिंग शुरू करो। सब हिचकिचा रहे थे, कोई अपनी जान रिस्क में नहीं डालना चाहता था। अराजी को भी टेंशन होती है, हालांकि उसे शायद फाइट करना ही न पड़े। अगले सीन में वो समझाते हैं कि जंगल में कैसे कॉम्बैट ट्रेनिंग होगी। जंगल में बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, इसलिए बड़े ग्रुप में नहीं चल सकते, सबको 2 या 3 की टीम में बांटा जाएगा। तुरंत वो शरारती लड़कियां मिडू के साथ जाने के लिए कूद पड़ती हैं और मिडू उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। एक तरह से उसका हरम बन रहा था। बेचारा अराशी कुछ लड़कों के साथ फंस गया। नुरुमी भी अपनी प्री बॉय चार्म से एक पर्पल हेड लड़की के साथ पैर अप हो जाता है। नाइट खुश होता है कि सबने बढ़िया टीम्स बना ली, लेकिन 2 लोग किनारे खड़े थे। एक ब्लॉन्ड लड़की मानती है कि कोई उसके साथ टीम अप नहीं करना चाहता, सब डरते हैं। वो अराजी से कहती है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें साथ चलना होगा। अराजी को कोई इशू नहीं था, पर वो सोच रहा था कि यार मुझे कैन जाहिरिन के साथ क्यों जोड़ा गया। वो लड़की कॉन्फिडेंट, थोड़ी डल और बहुत प्राइडफुल थी, जो किसी को अपने रास्ते में नहीं आने देगी। उसने अराजी को घूरकर पूछा, क्या देख रहा है लूजर। अराजी ने बस थोड़ा सिर घुमाया और कहा, कुछ खास नहीं। सेंट एक स्पेशल मिशन अनाउंस करती है, जो सबसे ज्यादा क्रीचर्स मारेगा उसे प्राइज मिलेगा, और इसी के साथ टेस्ट शुरू। जंगल के अंदर अराजी थोड़ा पीछे चलता है और केनाकी कहती है कि उसकी एबिलिटी सबसे सुपीरियर है, इसलिए वो पीछे रहे और उसके रास्ते में ना आए। अराजी श्रग करता है, ठीक है, गो अहेड स्ट्रॉन्ग गर्ल, तुम हैंडल करो। उसे थोड़ी ठेस पहुंचती है और वो पूछती है, क्या तुम्हारा कोई प्राइड नहीं है। अराजी मन में सोचता है कि उसे इन सब की परवाह नहीं है, वो बस उसकी कॉम्बैट स्किल्स देखना चाहता है। उसे पहले से ही आसपास 4 अजीब प्रेजेंसेस महसूस हो रही थीं। तभी एक गॉब्लिन सामने आता है। केनाकी पूछती है कि क्या हमें इनसे फाइट करना है। क्रीचर पास आता है और वो लड़की बस हाथ फैलाती है और उसे नील करने का ऑर्डर देती है। इमीडिएटली वो जमीन पर मुंह के बल गिर जाता है। अराजी इम्प्रेस था, उसकी डोमिनेशन एबिलिटी सच में पावरफुल थी। वो जो भी कमांड देती है उसका सीधा इफेक्ट टारगेट पर होता है। लेकिन अराजी कहता है कि अभी और भी क्रीचर आसपास हैं। वो गॉब्लिन को ऑर्डर देती है कि अपना वेपन ड्रॉप करे और हाथ पीछे बांध ले। तभी उसके माथे पर पसीना आने लगता है और अराजी पूछता है, क्या हुआ। वो मानती है कि वो ज्यादा देर तक अपनी ब्लेसिंग यूज नहीं कर सकती। अराजी समझ जाता है इसमें बहुत माना लगता होगा। वो उसे वार्निंग देता है कि इसे जल्दी खत्म करो और क्रीचर्स आ रहे हैं। लेकिन केनाकी हिचकिचाती है, कहती है कि मॉन्स्टर इंसान जैसा दिख रहा है और डर के मारे रो रहा है। हीरो कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसने हम पर अटैक किया, वो एनिमी है, उसे जिंदा छोड़ने का कोई रीजन नहीं है। वो मानती है कि उसे ये पता है। अराजी सोचता है कि पावर होने के बावजूद वो बहुत वीक है, शांति की आदी है और खतरे में हिचकिचाने से वो मारी जाएगी। तभी 3 और क्रीचर सामने आते हैं। अराजी शांत भाव से पत्थर लिए कहता है, वो आ गए गर्ल। वो कहती है कि मुझे पता है और फिर से वर्ड मैजिक यूज करती है और तीनों जमीन पर गिर जाते हैं। अराजी नहीं हिलता और पूछता है, अब क्या करोगी, बताओ। वो चिल्लाती है कि खड़े मत रहो, कुछ हेल्प करो। लेकिन वो पलटकर जवाब देता है, रुको, तुमने ही तो कहा था कि मैं कुछ न करूं। अपनी बात का कॉन्ट्रडिक्शन देखकर वो कहती है, ठीक है, मैं कुछ भी करूंगी। वो मॉन्स्टर्स को ऑर्डर देती है कि अपनी गर्दन खुद तोड़ लें, और इनक्रेडिबली ये काम कर जाता है। अराजी को लगा था कि वो हिचकिचाएगी, पर नहीं, ये सच में काम किया। वो इम्प्रेस्ड था कि इस तरह का कमांड फोर्स किया जा सकता है। वो बताती है कि ये मुश्किल है और सक्सेस रेट कम है। अब उसे पता चला कि ये आसान नहीं है। अराजी उसे याद दिलाता है कि ये मॉन्स्टर्स हैं, एनिमीज हैं,
चाहे क्रीचर हो या इंसान जो तुम्हें मारना चाहे, उसे तुम्हें मारना होगा अगर तुम्हें जिंदा रहना है। केनाकी फ्राउन करती है और पूछती है कि तुम इतने काम कैसे हो, तुम्हारे पास तो कोई पावर भी नहीं है। वो कहता है कि काम रहना उसकी सबसे अच्छी ट्रेट में से एक है। फिर पूछता है, तो अब क्या? डर गई, वापस चलें? केनाकी एक पल के लिए रुकती है पर कहती है, नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। अराजी सोचता है कि अगर उसमें इतना मोटिवेशन है तो शायद उनकी टीम काम कर जाए। वो लोग सोचते हैं कि बाकी सब क्या कर रहे होंगे। नुरुमी उस लड़की के साथ भाग रहा था जो उसके साथ टीम अप हुई थी। वो पूछता है कि क्या करें और वो कहती है कि उसे नहीं पता, उसने सोचा था कि मॉन्स्टर्स कमजोर होंगे। अचानक नुरुमी रुकता है और कहता है, अब सब या कुछ नहीं। वो विंड ब्लास्ट छोड़ता है और लड़की रॉक बुलेट मारती है और दोनों अटैक्स कंबाइन होकर एक बड़ा पत्थर हर्ल करते हैं। लेकिन जब वो क्रीचर से टकराता है तो उसे कुछ नहीं होता। नुरुमी डर के मारे पीछे हटता है। उनके सामने एक आर्मर्ड बेयर था। साइड कैरेक्टर्स को ऐसे मॉन्स्टर से भिड़ाना क्रूअल था। अगले चैप्टर में केनाकी सोचती है कि उसे सब कुछ देना होगा ताकि वो अपनी दुनिया वापस जाकर अपने दादाजी से मिल सके। उसे लगता है कि वो उसके बिना उदास होंगे। तभी अराजी पूछता है, क्या प्लान है गर्ल? मुझे लगता है कि हम खो गए हैं। वो कहती है कि फिक्र मत करो, हम एक सीधी लाइन में चल रहे हैं, बस चलते रहना है और फिर वापस आ जाना है। अराजी कहता है कि वो इस जंगल को अंडर एस्टिमेट कर रही है। वो उस पर चिल्लाती है कि चुप रहो। अराजी को पता चलता है कि उसका सबसे बड़ा फ्लॉ उसका ओवर कॉन्फिडेंस है। वो उसे घूरना बंद करने को कहता है। तभी उन्हें एक जोरदार स्क्रीम सुनाई देती है। केनाकी तुरंत पहचान जाती है, ये हाशिमोटो की आवाज़ थी। अराजी पूछता है कि क्या करें और वो कहती है कि हम मदद करेंगे। हीरो को अजीब लगता है, ये सडनली इतनी काइंड कैसे हो गई। वो उसे हरी अप करने को कहती है। जंगल में हाशिमोटो जमीन पर पड़ी थी, पूरी तरह जख्मी। नुरुमी चिल्लाता है, तुम ठीक हो? वो कहती है, हाँ, पर भाग जाओ। नुरुमी उसे पकड़ता है, कहता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अच्छे वर्ड्स, पर जब वो पीछे मुड़कर उस आर्मर्ड बेयर का पंजा आते देखता है तो उसकी पैंट्स गीली हो जाती हैं। तभी एक पावर से मॉन्स्टर जम जाता है। ये केनाकी की कमांड एबिलिटी थी। नुरुमी पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो वार्निंग देती है कि ये ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अराजी देखता है कि स्ट्रॉन्गर क्रीचर्स पर उसकी पावर कमजोर पड़ रही है। वो पूछता है कि हाशिमोटो चल सकती है? नुरुमी कहता है कि बहुत पेन में है पर सांस ले रही है। अराजी उसे थ्रो करके वहां से निकलने को कहता है। नुरुमी इंसिस्ट करता है कि वो हेल्प करेगा, लेकिन अराजी चिल्लाता है कि तुम उसे रिस्क में डाल रहे हो। बस नुरुमी उसे कंधे पर डालता है और कहता है, थैंक्स मैन, मैं चलता हूँ। लेटर बे। अब प्रॉब्लम थी अराजी और केनाकी के पास। अराजी आई ऑफ जजमेंट एक्टिवेट करता है। बीस्ट का डिफेंस रैंक ए है। इसकी खाल मोटी है और आर्मर अभेद्य लगता है। ऊपर से ये एक म्यूटेंट स्पीशीज है। केनाकी वार्निंग देती है कि वो अब और होल्ड नहीं कर सकती। अराजी कहता है, फाइन, इतना काफी है। वो भी भागने को तैयार थे, पर जैसे ही केनाकी मुड़ती है वो कोलैप्स कर जाती है। एनर्जी ओवरयूज करने से उसके पैर कांप रहे थे। बेयर करीब आने लगता है और अराजी को एक्ट करना पड़ता है। और तभी, कहां से पता नहीं, लड़का एक स्मोक ग्रेनेड निकालता है। वो उसे टॉस करता है जिससे बेयर की विजन क्लाउड हो जाती है। फिर वो ग्रेनेड केसिंग उठाता है और कहता है, रिलैक्स, मैं हैंडल करता हूँ। वो उसे चुप रहने को कहता है। वो लड़की कंफ्यूज होकर पूछती है कि ये कैसा स्मोक बॉम्ब था। वो कैजुअली समझाता है, जब सब ट्रेनिंग कर रहे थे तब मैंने ये बनाया था, पर यह झूठ था। सच ये था कि वो हमेशा लोडेड आता था, वेपन्स, नाइव्स, ग्रेनेड, सब कुछ। केनाकी अपोलोजाइज करती है, कहती है कि वो स्टेरियोटिपिकल अमेरिकन सिविलियन जैसा है और वो पूछता है क्यों। वो मानती है कि वो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि वो सबको बचाएगी, पर एंड में वो खुद बची। वो कहता है कि कोई बात नहीं, पर वो ब्लश कर रही थी, कह रही थी कि वो प्रॉपर्ली थैंक करना चाहती है। वो उसे टाल देता है, कहता है कि वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, शायद इसीलिए इतने लोग उसे पसंद करते हैं। वो कुछ और कहने वाली थी, पर वो उसे फिर से चुप कराता है, इससे पहले कि बेयर वापस आ जाए। वो पूछती है कि क्या हमें भागना नहीं चाहिए, पर वो कहता है, नहीं, बेयर यहीं आसपास है, हम फिर पकड़े जाएंगे। और श्योर इनफ, वो आर्मर्ड बीस्ट कहानी के फेक प्रोटैगनिस्ट्स के रास्ते में आ जाता है। वो स्ले गाय तो सच में हैरम बना चुका था। वो ईविल स्लेइंग सॉर्ड एक्टिवेट करता है और चार्ज करता है। बेयर बाइट करने के लिए झपटता है। वो डॉज करता है, तलवार मजबूती से पकड़ता है और उसकी बाह पर हैक करता है। आर्मर के बाहर ब्लो लैंड करता है, पर नीचे की चमड़ी भी टफ थी। तभी नागस एक ब्लेजिंग फायरबॉल थ्रो करती है, चिल्लाती है कि मॉन्स्टर मर जाए। अटैक जोर से लगता है, उसे फाड़ देता है। वो लड़की सच में हॉट थी। मिडू उसकी तारीफ करता है, पर बेयर एक दहाड़ मारता है जो उसकी फ्लेम्स बुझा देती है। वो उसे घूरता है और लड़की हकलाती है, ये कैसे पॉसिबल है। मिडू उसे काम रहने को कहता है, रिमाइंड करता है कि उसका अटैक काम किया है। बीस्ट अब धीरे चल रहा है, अगर वो मिलकर फाइट करते रहे तो उसे गिरा सकते हैं। वो हाँ कहती है और 3 लोगों का ट्रबल ट्रियो फाइट जारी रखता है। लेकिन परछाई में एक नुकीले दांतों वाला फिगर वॉच कर रहा था, फुसफुसाता है कि अब सिर्फ टाइम की बात है। वो वेटरन असैसिन जिसे डीमन डियोस कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली आर्मर्ड बेयर उन्हें नहीं हरा पाएगा। उनकी रैपिड ग्रोथ और कंपोजर एस्टॉनिशिंग है, खासकर वो लड़का। ये तो सिर्फ एक पेट्रोल मिशन होना था, पर अब प्लान बदलना होगा। इसे अभी खत्म करना होगा। मिडू फिर से स्लैश करता है और जायंट बेयर जख्मी हो चुका था। वो चिल्लाता है कि खत्म करने का टाइम है और अपनी तलवार जानवर में गहराई तक घुसा देता है। वहीं डीमन देख रहा था, फुसफुसाता है कि वो लड़का इस लेसन को अगली दुनिया तक ले जाएगा। फाइट में सबसे डेंजरस मोमेंट वो होता है जब आप सोचते हैं कि आप जीत गए हैं।
वो स्ट्राइक करने वाला था कि तभी अचानक उसके चेहरे पर एक नाइफ आकर रुकती है। वो जम जाता है। ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ डेथ से कांप रहा था। अराजी बाहर निकलता है ऑरा फ्लेयरिंग के साथ और कहता है कि उसके माता पिता ने सिखाया था कि एक असैसिन की सबसे बड़ी गलती होती है अपने एनिमी को मरा हुआ समझना। डीमन ऑकवर्डली अपना डैगर ड्रॉप करता है, अराजी को लेसन के लिए थैंक करता है, कहता है कि उसे याद रखेगा, लेकिन अंदर से वो हिल चुका था। ये लड़का उसके इतना करीब कैसे आया, और इससे भी बुरा उसका फोकस यहाँ नहीं होना चाहिए था। उसे भागने का कोई वे ढूंढना होगा, पर यह चांस वैनिश हो जाता है जब एक ब्लेड उसके काफ में काटती है और वो तुरंत गिर जाता है। अराजी शांति से पास आता है, वार्निंग देता है कि चिल्लाना मत। अगर चिल्लाया तो वो उससे ज्यादा तेजी से मर जाएगा जितना अराजी चाहता है। वो कहता है कि वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और डीमन को सच बताना होगा, कोई भी झूठ यानी इंस्टेंट डेथ। पहला क्वेश्चन, वो कौन है? पर डीमन गुस्से से गुर्राता है, तुम कौन हो बच्चे? अराजी एक क्रिंज वर्दी लाइन बोलता है, मैं वो हूं जो परछाइयों में रहता है किसी दूसरी दुनिया से। वैम्पायर लाइक डीमन हिल जाता है। ये किस तरह की ऑमिनस प्रेजेंस है? अराजी जोर डालता है, पूछता है कि क्या उसने आज जिस आदमी को मारा वो यहीं कहीं लर्क कर रहा था? वो मानता है कि उसे पता था कि कोई उसे वॉच कर रहा है, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका स्टॉकर इतनी आसानी से रिवील हो जाएगा। इसीलिए उसने जानबूझकर मिडू और दूसरों को बेट की तरह यूज किया था ताकि वो बाहर आ जाए। डेल्फस शॉक में था कि इस लड़के ने ये सब शुरू से प्लान किया था। अराजी कहता है कि अब उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। चूंकि वो इस दुनिया के लिए नया है, वो डीमन से सब कुछ निचोड़ लेगा। डेल्फस हंसता है, कहता है कि उसे बात कराना आसान नहीं होगा, पर तभी वो दर्द से चिल्लाता है। अराजी बेरहम था। उसने घुटनों के पीछे पहले ही स्लैश कर दिया था और अब वो उसकी बाहों के पीछे के टेंडन्स कट कर देता है, उसे पूरी तरह से इमोबिलाइज्ड कर देता है। वो साफ कहता है कि जब तक वो हेल में मौत का स्वाद नहीं लेना चाहता, उसे बोलना शुरू कर देना चाहिए। रेज से चिल्लाते हुए डीमन थूकता है कि ये बच्चा उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। तभी उस डीमन के मुंह, आंखों और नाक से एक अजीब पर्पल लिक्विड निकलने लगता है। अराजी तुरंत समझ जाता है, इस कमीने ने कुछ बताने से पहले ही खुद को मारने के लिए पॉइजन तैयार रखा था। लगता है डीमन किंग की आर्मी जितनी उसने सोची थी उससे कहीं ज्यादा ट्रबलसम होने वाली है। तभी अचानक सिस्टम जनरल के साथ केनाकी वहां आ जाती है। वो सीन देखकर पूछती है, क्या जमीन पर कोई डेड बॉडी है? अराजी बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी को उसकी एबिलिटीज के बारे में पता चले। वो तुरंत पूछता है, तुम कब से वॉचिंग कर रही हो? वो मानती है कि जब से डीमन जमीन पर गिरा तभी से वो वहीं थी। तो अराजी सच बताता है, ये बंदा डीमन किंग की आर्मी से एक असासिन था और बेर से निकल रही अजीब पावर इससे जुड़ी हुई थी। केनाकी पूछती है, क्या तुम कह रहे हो कि ये हमें मारने की कोशिश कर रहा था? वो कहता है कि ये तो ऑब्वियस है। वो लोग हीरो कैंडिडेट्स हैं, उन्हें टारगेट किया ही जाएगा। क्या उसे सच में लगा था कि उनकी जिंदगी इतनी ईजी होगी? वो मानती है कि वो भोली बन रही थी, पर पूछती है कि उसने असासिन को बिना नोटिस हुए कैसे पकड़ लिया। स्ट्रेंजली अराजी डिसाइड करता है कि अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है और रिवील करता है कि उसके फैमिली वाले असासिन्स थे, इसीलिए वो अपने काम के लोगों को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। ये क्लेम इतना आउटरेजियस था कि केनाकी स्टन रह जाती है और चिल्लाती है, तुम पागल हो। अराजी सिर्फ इतना कहता है कि वो माने या न माने मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो ये कॉप्स जिसके बारे में वो सर्टन है। इसके अलावा वो उसे वार्निंग देता है कि जो उसने देखा वो किसी को न बताए। हशिमोटो की हालत की वजह से क्लास पहले ही बहुत शेकन होगी। केनाकी मान जाती है, कहती है कि वो एक अच्छा इंसान लगता है, उसे कभी नहीं लगा था कि वो अपने क्लासमेट्स की इतनी केयर करता है। अराजी अपनी हुड पीछे खींचता है, कहता है कि वो जानता है कि हर कोई उसकी तरह फाइट करने का आदी नहीं है। अब समझ आता है कि उसने केनाकी को अपनी एबिलिटीज का एक हिस्सा क्यों बताया, क्योंकि वो जानता था कि वो उसके काम आ सकती है। थोड़ी देर बाद पूरा ग्रुप जंगल के दूसरे हिस्से में इकट्ठा होता है। हॉनर शियोरी, जिसकी हीलिंग एबिलिटीज अवेकन हुई थी, अपनी पावर यूज करना शुरू करती है। वो अपनी दोस्त से कहती है कि होल्ड ऑन करे और गोल्डन लाइट उसके शरीर पर फैल जाती है। सब देखते हैं और नुरुमी तुरंत पूछता है कि क्या हशिमोटो ठीक हो जाएगी। शीरी कहती है हाँ, पर उसे पूरी तरह से हील होने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। वो उसे थैंक करता है, फिर कहता है कि मिडू सच में अमेजिंग है। मिडू इसे टालता है, कहता है कि कुछ नहीं, उसके साइड में सिर्फ स्ट्रॉन्ग पीपल हैं, इसलिए ये काम किया। अराजी पास ही खड़ा ऑब्जर्व कर रहा था, सोच रहा था कि केनाकी उसे घूरना क्यों नहीं बंद कर रही। तभी सेंट पुराने नाइट के साथ आती है, कहती है कि लगता है सब जिंदा बच गए। सब लियोनोरा को ग्रीट करते हैं, पर नुरुमी जानना चाहता है कि क्या उन्हें हर वक्त वॉच किया जा रहा था। नाइट जवाब देता है, ऑब्वियसली। क्या उन्हें लगा था कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है? वो सब कुछ आई में रखे हुए थे। ब्लॉन्ड लड़का चिल्लाता है, तो फिर उन्होंने पहले हेल्प क्यों नहीं की? मेरा दोस्त मरते मरते बचा। ओल्ड नाइट जवाब देता है कि ये परफेक्ट ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी थी। अगर बात ज्यादा बिगड़ जाती तो वो परफेक्ट मोमेंट पर इंटरवीन कर देता। मिडू आर्ग्यू करता है, ये अजीब है, वो मरने वाली थी, आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आप उसे बचाते? नाइट कहता है कि उन्हें इसकी आदत डालनी होगी। मिलिट्री ट्रेनिंग में अपनी जान को रिस्क पर डालना पड़ता है। अब उन्हें जिन बैटल्स का सामना करना है वो इससे कहीं ज्यादा डेंजरस होंगी। मिडू फिर से आगे आता है, कहता है कि उसका ये मतलब नहीं है। उन्हें बताया गया था कि इस एरिया में सिर्फ वीक मॉन्स्टर्स होंगे। लियोनोरा आगे आती है और एक्सप्लेन करती है कि ये एक डिमोनिक असैसिन का काम था। ऑफ कोर्स किसी को समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। वो क्लैरिफाई करती है कि आर्मर्ड बीस्ट्स आमतौर पर यहाँ नहीं रहते, तो मोस्ट लाइकली असैसिन उनकी स्ट्रेंथ को स्काउट कर रहा था। ओल्ड नाइट कहता है कि अगर ऐसा है तो असैसिन कहीं यहीं आसपास छिपा हुआ है। लियोनोरा मानती है, कहती है कि उन्हें सच में अपनी डिफेंसेस स्ट्रेंथन करने की जरूरत है।
वो अर्ज करती है कि वो समझें, ये एक अच्छा साइन है, उन्हें स्ट्रॉन्गर होना होगा, नहीं तो जल्द ही वो सब मर जाएंगे। स्टूडेंट्स अनसर्टन दिखते हैं। वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकते थे? वो पहले से ही हर दिन हार्ड ट्रेनिंग कर रहे थे और अपनी जान रिस्क कर रहे थे। मिडू उसे स्टॉप करने को कहता है, ये बहुत फार जा रहा है। उस फाइट के बाद सब शेकन हैं। वो मानती है कि शायद ये टू मच है, पर अगर वो ग्रो स्ट्रॉन्गर नहीं हुए तो मर जाएंगे। ऑफ कोर्स ये उस सो कॉल्ड हीरो को अच्छा नहीं लगता, जिसे लगता है कि इस औरत को उनकी केयर नहीं है। तभी अराशी बहुत देर बाद फिर से रीअपियर होता है, चिल्लाता है कि उसने उन्हें यहाँ सिर्फ मौत के मुंह में फेंकने के लिए बुलाया है। पलक झपकते ही नाइट लियोनोरा के सामने आता है। अराशी को वार्न करता है कि वो लेडी लियोनोरा से कैसे बात कर रहा है। सब समझ जाते हैं, अगर उन्होंने ज्यादा मुंह खोला तो ओल्ड नाइट उन्हें पीट देगा। मिडू चीजों को काम करने की कोशिश करता है, पर अराशी चिल्लाता रहता है कि उस औरत को मरने की इच्छा होगी और मिडू पर चिल्लाता है कि इतना कंपोज्ड होना बंद करे। वो इंसिस्ट करता है कि उन्हें सिर्फ यूज किया जा रहा है। हीरो ऑब्वियस बात कहता है, अगर वो इनकी डिसोबे करते हैं या इन्हें एनिमीज बनाते हैं तो वो पूरे कंट्री के खिलाफ कैसे खड़े होंगे। ओल्ड नाइट सबको उसकी तरह बनने और अपनी सिचुएशन समझने को कहता है। हाँ, वो पॉन्स हैं, पर इंपॉर्टेंट पॉन्स। जब तक वो कोई स्टूपिड काम नहीं करते उनके साथ अच्छा ट्रीट किया जाएगा। पर अराशी को कोई केयर नहीं थी। वो कहता है कि वो एक्साइटेड है कि पूरा कंट्री उसका एनिमी बने। वो अपनी पावर एक्टिवेट करता है, लगता है कि एक्सप्लोजन करने को तैयार है और ब्लास्ट सीधा ओल्ड नाइट की तरफ एम करता है। स्मोक हवा में भर जाता है और अराशी हंसता है, ओल्ड मैन को पैथेटिक कहता है। पर ऑफ कोर्स स्मोक के बीच से नाइट अचानक अपीयर होता है और 1 सेकंड से भी कम टाइम में उसका हाथ अराशी के मुंह पर स्मैक करता है। मुंह पर एक साफ हिट उसे हवा में उड़ाकर पीठ के बल गिरा देता है। ओल्ड नाइट कहता है कि उनकी पावर अभी डिसग्रेसफुल है और वार्न करता है कि कल चीजें और मुश्किल होंगी, इसलिए तैयार रहना। अराशी एक ग्रिन के साथ उठना शुरू करता है, स्वेयर करता है कि एक दिन वो उस कमीने को मार देगा। अगले दिन उन ब्रूटल मिलिट्री स्टाइल टेस्ट के बाद रिसर्चर सामने आता है जो ट्रेनिंग एक्सप्लेन करेगा। वो कहता है कि उसने सुना कि कुछ लोग घायल हुए थे और पूछता है कि क्या वो अब ठीक हैं। हशीमोटो कहती है, हाँ, कल मेरी हालत खराब थी पर हील होने के बाद मैं ठीक हूँ। ब्लॉन्ड लड़का उस बंदे के बारे में पूछता है जिसके मुंह पर पंच पड़ा था। वो जवाब नहीं देता, पर क्लियर है कि वो ठीक है। ब्लॉन्ड रिमार्क करता है कि वो लकी हैं कि उनके पास डिवाइन प्रोटेक्शन वाला कोई आसपास है। अब टाइम है उसे आज की ट्रेनिंग एक्सप्लेन करने का। वो उसकी रिसर्च एरिया में खड़े थे और वो मॉन्स्टर्स को बाहर निकाल रहा था ताकि वो उनके खिलाफ प्रैक्टिस कर सकें। मिडू पूछता है कि क्या मॉन्स्टर्स उस बिल्डिंग के अंदर हैं। ब्लॉन्ड बस अपनी आंख पर हाथ रखता है और कहता है कि अगर वो देखेंगे तो ईजियर होगा। डोर्स ओपन होते हैं और पिंजरों के अंदर थके हुए गॉब्लिन्स थे। ओ माय गॉड, उन बेचारों को अब मार देना चाहिए। उन्हें जिंदा रहने का राइट भी नहीं है। वहां एक भूखा लिजर्ड और एक ओगर भी था। तो बेसिकली ये क्रीचर से भरी एक पूरी प्रिजन थी और वो लोग घूमकर उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे। ब्लॉन्ड एक्सप्लेन करता है कि ये सब मॉन्स्टर्स उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए खुद क्रिएट किए हैं और ऑनेस्टली वो बिल्कुल अच्छे वाइब्स नहीं दे रहा था। सेंट कहती है, ये स्टडी की लेबोरेटरी है, सपोजिडली ये सोल्जर्स की ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट है। वो चेयरफुली जवाब देता है कि उसे मॉन्स्टर्स का डेटा कलेक्ट करने में मदद करके खुशी होगी, पर मिडू को पहले ही लग रहा था कि यहाँ कुछ वेरी रॉन्ग है। थोड़ी देर बाद वो एक अरीना के बीच में खड़े थे और मॉन्स्टर टेस्ट शुरू होते हैं। ऊपर से अराजी वॉच कर रहा था, नोटिस करता है कि सब सरप्राइजिंगली काम है। उन्हें फाइट करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, पर लगता है कि कल जंगल में मिले एक्सपीरियंस ने उन्हें थोड़ा टफ बना दिया है। फिर भी जब वो नागस को जमीन पर गिरते देखता है तो रियलाइज करता है कि वो अभी भी अंदर से डरे हुए हैं। वो थक कर उठती है, जबकि उसके सामने का ओगर एक पपेट जैसा दिखता है, ह्यूज डेडली, फिर भी मुश्किल से हिल रहा था। मिडू कंप्लेन करता है कि ये मॉन्स्टर उसके लिए बहुत स्ट्रांग है। स्टडी सिर्फ स्माइल करता है और कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता। इसके अलावा लियोनोरा ने उसे ट्रेनिंग स्ट्रिक्ट रखने को कहा है और मिडू गलत है। चूंकि उनके पास डिवाइन प्रोटेक्शन है, उन्हें इस लेवल के मॉन्स्टर से हारना नहीं चाहिए। तभी नगास चिल्लाती है, कहती है कि वो इससे तंग आ चुकी है। वो एक बड़ा फायरबॉल कॉन्जो करती है, डिक्लेयर करती है कि बैटल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज विल पावर है। हाँ, यही स्टडी की लाइन थी। कहता है कि इसीलिए वो हिचकिचा नहीं सकते, क्योंकि हेजिटेशन का मतलब मौत हो सकता है। मिडू पूछता है कि क्या उनके पास सच में कोई चांस है। ब्लॉन्ड कहता है, हाँ, ऑफ कोर्स। डिवाइन प्रोटेक्शन की वजह से वो न्यू डेरिवेटिव्स, न्यू स्किल्स अनलॉक कर सकते हैं। तभी अराजी पास से गुजरता है और मिडू पूछता है कि क्या हुआ। अराजी बताता है कि आई ऑफ जजमेंट से वो देख सकता है कि लड़के को एक न्यू स्किल मिली है, कुछ ऐसा जिसका नाम है डिवाइन अटैक ऑफ द कामिकेज मॉन्स्टर प्रोटेक्शन लेवल 1। कितना टेरेबल नेम है, वो सोचता है मिडू। हालांकि उसे टेस्ट करने को ईगर था। स्टेडी कहता है कि वो उसके लिए कुछ प्रिपेयर करेगा। जल्द ही मिडू अरीना में एक ऑर्स के सामने था। वो अपनी तलवार की एबिलिटी और ये न्यू स्किल दोनों एक्टिवेट करता है और डैम किट अभी शुरू भी नहीं हुआ है और पहले से ही वो बिल्डिंग जितने बड़े सॉर्ड्स फॉर्म कर रहा है। यहाँ तक कि वो बेचारा छोटा ओआरसी जो पूरी जिंदगी एक पिंजरे में फंसा रहा, वो इसका सामना करने से डर से कांप रहा था। पर मिडू बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ता है, कहता है कि वो मर्सी नहीं दिखा सकता। डैम, मुझे सच में उस ऑर्स के लिए बुरा लगा। बेचारा क्रीचर उठने की कोशिश करता है, पर मिडू बस उसकी बांह स्लैश करता है। मॉन्स्टर एगनी में चिल्लाता है। सिर्फ तभी वो दूसरा ब्लो डिलीवर करता है जिसने उसका सिर जमीन पर रोल कर दिया। दूर से अराजी नोट करता है कि ऐसी पावर से जिस आर्मर्ड बेयर का उन्होंने सामना किया था वो आसानी से वाइप्ड आउट हो जाता। अब वो ईगर है ये देखने के लिए कि क्या उसकी जजमेंट आई को भी इवेंचुअली न्यू एबिलिटीज मिलेंगी। आसपास देखते हुए वो रियलाइज करता है कि मिडू ही अकेला नहीं है जिसे कुछ नया मिला है।
अराशी ने प्रोटेक्शन ऑफ द लैंडमाइन अवेकन किया है। हालांकि अराजी उसे हेल्प करने के लिए थ्रिल्ड नहीं है, पर कम से कम उसे अब पता है कि डिवाइन प्रोटेक्शन पावर्स इवॉल्व कर सकती हैं। इसका मतलब है कि हर कोई सिर्फ स्ट्रॉन्गर होता जाएगा और वो हमेशा अपनी दुनिया की मेमोरीज पर रिलाई नहीं कर सकता। रात होती है और सब अराशी के कमरे में इकट्ठा होते हैं। नुरुमी पूछता है कि क्या वो सीरियस है और अराशी कंफर्म करता है कि प्लान है गेस को मारना। उसके बाद वो लियोनोरा को बांधकर मजबूर करेंगे कि वो उन्हें रिवील करे कि वो अपनी दुनिया वापस कैसे जा सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, उनके चांसेस स्लिम टू नन हैं, पर यह सबसे बुरा प्लान नहीं है क्योंकि क्लियरली ये दुनिया उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं कर रही है। इडियट्स फायर्ड अप हैं, चिल्ला रहे हैं, हाँ ये काम करेगा, चलो सबको मारते हैं। अराशी नुरुमी से भी हेल्प मांगता है, कहता है कि वो भी उन लोगों के एटीट्यूड से तंग आ चुका होगा। नुरुमी पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि उनके पास कोई चांस है। अराशी मानता है कि वो श्योर नहीं है, पर इंसिस्ट करता है कि अगर सब मिलकर काम करें तो उनके चांसेस इंप्रूव होते हैं। नुरुमी मरने से डरता है, पर वो ये भी रियलाइज करता है कि जिन मिशंस पर उन्हें भेजा जा रहा है वो सेफ से बहुत दूर हैं। कुछ सोचने के बाद वो प्लान में ज्वाइन होने को मान जाता है। अगले चैप्टर में ट्रेनिंग जारी है। मिडू अपनी मैसिव स्वॉर्ड शो ऑफ करता है जबकि बाकी सब ऑनेस्टली प्रैक्टिस करते हैं। अराजी उसे वॉच करना बंद नहीं कर पाता, सोचता है कि ये लड़का कितनी हार्डवर्क करता है, टायरलेसली ट्रेन करता है। मिडू जवाब देता है कि वो अभी भी वीक है, इसलिए उसे स्ट्रॉन्गर होते रहना होगा, पर अराजी कहता है कि वो शायद कंट्री के आधे नाइट्स को पहले ही हरा सकता है। मिडू हालांकि कहता है कि ये काफी नहीं है। गेस को हराने के लिए उसे ओवरवेलमिंग डिस्ट्रक्टिव पावर चाहिए, ऐसी स्ट्रेंथ जो सबको प्रोटेक्ट कर सके चाहे कुछ भी हो। अराजी पूछता है कि वो लियोनोरा और गेस के बारे में क्या सोचता है। मिडू कहता है ऑब्वियसली वो उन्हें इस वॉर में पॉन्स की तरह यूज कर रहे हैं, फिर भी उसे लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रहे थे जब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब तक वो ओबे करेंगे उन्हें हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा। अराजी पूछता है तो तुम उनके लिए डीमन किंग को मारने के लिए अपनी जान रिस्क करने वाले हो। मिडू नहीं फ्लिंच करता, वो कहता है हाँ उसने डिसाइड कर लिया है, पर उसका प्लान है कि वो अकेला फाइट करे। वो नेशन का मेन हीरो बनेगा और अकेले डीमन किंग को मारेगा, फिर वो नेगोशिएट करेगा ताकि बाकी सब शांति से रह सकें। अराजी कहता है कि ये एक इंप्रेसिव, यहाँ तक कि नोबल आइडिया है, पर उसे शक है कि लियोनोरा कभी अग्री करेगी। मिडू जवाब देता है तो फिर मैं तब तक अपनी तलवार चलाऊंगा जब तक वो मान नहीं जाती। इसी कॉन्वर्सेशन के बीच में लियोनोरा खुद गायस के साथ शो अप होती है। स्टेडी तुरंत उसे ग्रीट करता है और वो उससे पूछती है कि जब वो दूर हों तो सबका केयर करे। नुरुमी ब्लर्ट आउट करता है रुको, तुम कहाँ जा रही हो। गेस जवाब देता है कि वो किसी इंटरेस्टिंग जगह जा रहे हैं और वो कुछ दिनों के लिए दूर रहेंगे। इस बीच स्टेडी चीजों को हैंडल करेगा। बिना किसी और एक्सप्लेनेशन के वो एक्सक्यूज करती है और जाने लगती है, पर कोई स्माइल कर रहा था और एटमॉस्फेयर टेंस थी। लगता है ट्रबल आने वाला है। कैरेज में गेस पूछता है कि क्या ये सच में अच्छा आइडिया है। लियोनोरा शांति से अपनी टी सिप करती है और पूछती है कि उसका क्या मतलब है। वो कहता है कि ये ऑब्वियस है, उसे सर्टन है कि वो लड़का अराशी कुछ प्लॉट कर रहा है। वो एक और सिप लेती है अनबॉदर्ड और मानती है कि हाँ उनका रेबेल करने का इंटेंशन है। गेस प्रेस करता है प्लान के लिए और वो सिर्फ कहती है कि उसके पास कोई प्लान नहीं है, वो सिर्फ ये देखने के लिए क्यूरियस है कि वो इसे कैसे पुल ऑफ करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा लियोनोरा कहती है कि ये परफेक्ट है कि जब वो दूर है तो वो उन्हें ट्रेन करने और प्लॉट करने दें। गेस मेंशन करता है कि वो जानता है कि वो अभी भी डेवलप कर रहे हैं, ये अनलाइकली है, पर शायद। वो उसे काट देती है, कहती है कि कुछ नहीं होगा, उनके पास कभी भी उससे सीधे फेस करने का कोई वे नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट उसे प्रोटेक्ट कर रहा होगा। सेंट गेस अग्री करता है और वो ऐड करती है कि उसे इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, जैसे एक आर्टिस्ट ड्राइंग कर रहा हो, सिर्फ थोड़ा डिटेल ऐड करने की जरूरत है। वो उनमें हायरार्की फॉर्म होते देखने को ईगर है। अगर वो रिबेलियन स्टार्ट करते हैं तो और भी अच्छा, वो उन्हें पूरी तरह से क्रश कर देगी और उनकी विल इरेज कर देगी। इसके अलावा उसने और भी सस्पिशियस चीजें नोटिस की हैं, इसलिए अभी के लिए वो उन्हें फ्रीली एक्ट करने देना प्रेफर करती है। वापस जंगल में अराजी पहले से ही स्प्रिंटिंग कर रहा था, मॉन्स्टर्स डॉज कर रहा था। वो एक नाइफ पुल आउट करता है और उसे एक बीस्ट के सिर में हर्ल करता है जो तुरंत गिर जाता है। वो आई ऑफ जजमेंट एक्टिवेट करता है और अपनी टैलेंट लिस्ट चेक करता है। उसकी स्किल्स इवॉल्व हो गई हैं। उस डीमन को मारना वो बेचारा जो कमिंग नहीं देख पाया, क्लियरली उसकी ग्रोथ पुश कर गया। तभी वो कुछ चार्ज होते हुए सेंस करता है और उस पर स्विंग होता है। एक राइडर साइड स्टेप्स करता है, सलीवा मॉन्स्टर के मुंह से उड़ती है जैसे वो झपटता है। वो 3 ब्लेड्स ड्रॉ करता है और उन्हें थ्रो करता है, पर ब्रूड का आर्मर बहुत थिक है। काम रहते हुए वो अपनी आई एक्टिवेट करता है, वीक पॉइंट स्पॉट करता है, उसके पीछे लीप करता है और ब्लेड उसकी गर्दन में घुसा देता है। बीस्ट कोलैप्स करता है। तभी मैसेज हिट होता है, उसे एक न्यू स्किल मिली है। वो अब वीक पॉइंट एस्टिमेट देख सकता है, इसीलिए स्टैब इतना हर्ट किया। बुरा नहीं है, पर फिर भी मिडू की पावर से कुछ नहीं। वो जानता है कि उसे इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए और वेस्ट चाहिए और उसे और स्ट्रॉन्गर होना होगा। और गॉब्लिन्स उसे घेर लेते हैं और उसकी आई रिवील करती है कि उनके वीक पॉइंट्स हार्ट और हेड हैं। ऑब्वियस है हाँ, पर फिर भी पावरफुल। वो अपनी नाइव्स थ्रो करता है, हर स्ट्राइक लैंड करता है और वो तुरंत गिर जाते हैं। वो मन में सोचता है ऑफ कोर्स ह्यूमनॉइड क्रीचर्स के लिए वो वीक स्पॉट्स हैं, कुछ मॉन्स्टर्स के लिए हालांकि ये एबिलिटी ज्यादा मैटर नहीं करेगी, उसे कुछ अलग चाहिए। भाई साहब, ये पावर सच में उन क्रीचर्स पर ही असर करती है। तभी उसे कुछ मूवमेंट महसूस होता है, अंधेरे को चीरती हुई एक लालटेन की रोशनी। अरे ग्रेट!
तुम फिर आ गई केनाकी। कुछ चाहिए पर पूछना नहीं आता, है ना? जंगल के बीच रात में उसे ढूंढ रही हो? अराजी पूछता है कि वो यहाँ क्या हिल कर रही है। वह जवाब देती है, मैं तुम्हें खोजने आई। वो डॉर्मेट्री में नहीं मिला, इसलिए उसे लगा कि वो बाहर हंटिंग कर रहा होगा। गुड गेस। अब जाओ, ये फॉरेस्ट बहुत डेंजरस है। नहीं, ये बात तो मुझे तुम्हें कहनी चाहिए। अराजी उसे याद दिलाता है कि वो रात का आदी है और उसे वापस जाने का ऑर्डर देता है। वो स्नैप करती है, कहती है शट अप और बताओ कि तुम यहाँ सच में क्या कर रहे हो। वो बताता है कि वो अपनी नई देवता सुरक्षा डिफाइन प्रोटेक्शन जो उसे अभी मिली है उसे टेस्ट कर रहा है। वो सरप्राइज दिखती है, लेकिन उसे याद आता है कि स्टेडी ने ऐसी चीज़ों का जिक्र किया था। अब उसे क्यूरियोसिटी होती है। वो पूछती है कि उसे कौन सी प्रोटेक्शन मिली है। क्रूअल मूव। अराजी आधा सीक्रेट बताता है जो कुछ न कहने से भी बैड है। वो बताने से रिफ्यूज कर देता है। वो प्रोटेस्ट करती है कि वो ऐसा बिहेव नहीं कर सकता, खासकर जब वो उसकी चिंता में यहाँ आई है। अराजी पूछता है, क्या तुम सच में मुझ में इतनी इंटरेस्टेड हो? शर्म से ब्लश करती हुई वो लड़खड़ाती है कि उसने बस यूं ही कह दिया था। अराजी मुंह फेर लेता है और उसे वापस जाने को कहता है। वो फाइन है और टेस्टिंग जारी रखेगा। वो इंसिस्ट करती है कि वो उसके साथ रहेगी, लेकिन तभी उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है। उसे जंगल में आग की लपटें उठती दिखती हैं। पेड़ों के बीच से एक घर जल रहा है और गॉब्लिन्स शहर के लोगों या शायद दूसरे स्टूडेंट्स पर अटैक कर रहे हैं। क्या ये पहली डेथ होगी? कोई कुचला जाने वाला है। नॉट दिस टाइम। मिडू शांजी चार्ज करता है, अपनी मैसिव स्वॉर्ड घुमाता है। लड़की राहत की सांस लेती है, थैंक यू। लेकिन गॉब्लिन्स तुरंत उसे घेर लेते हैं, पर अगले ही पल वे एक ब्लेज में जलकर राख हो जाते हैं। नागा नींद खराब होने से इरिटेट होकर बड़बड़ाती है कि उसकी इतनी नाइस रात की नींद थी। तो यहाँ क्या हो रहा है? अराजी कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास शिकायत करने का टाइम नहीं है, सिर्फ इससे डील करने का टाइम है। जब आग बेकाबू हो रही है, हमारा प्रोटैगनिस्ट और उसकी पार्टनर आगे बढ़ते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करते हुए कि डॉर्मेट्रीज में आग क्यों लगी। मॉन्स्टर्स हर जगह हैं और नारुमी ये देखकर राहत की सांस लेती है कि वे दोनों भी ओके हैं। अराजी डिमांड करता है, क्या हुआ? मैं 10 सेकंड के लिए गया था और अब सब जल रहा है। क्या हेल हो गया? लेकिन किसी के पास आंसर नहीं है। हालांकि अराजी को पहले से ही शक है कि ये किसी इंसान का काम है। उन्हें उस पर्सन को फास्ट ट्रैक करना होगा। अचानक एक आवाज टिप्पणी करती है कि उसका जजमेंट शार्प है। ये है स्टेडी है। न्यू इट। उस ब्लॉन्ड पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। कोई भी नॉर्मल आदमी एक्सपेरिमेंट्स के लिए मॉन्स्टर्स पालने वाली लैब नहीं चलाता। अराजी पूछता है कि क्या ये क्रीचर्स वही हैं जिन्हें वो पाल रहा था। स्टेडी एडमिट करता है कि वे उसके छोटे छोटे क्यूटीज हैं जिन्हें वो तैयार कर रहा था। ऊपर से उसने उन्हें और टफ बनाने के लिए मेडिसिन भी दी, नहीं तो वे यूजलेस होते। अराजी प्रेस करता है, पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम हीरो कैंडिडेट्स को मारना चाहते थे? स्टेडी समझाता है कि अनफॉर्चुनेटली ये ऊपर से ऑर्डर थे। उसे कैंडिडेट्स को खत्म करने को कहा गया था, भले ही इसके लिए उसे अपनी करंट पोजीशन सैक्रिफाइस करनी पड़े। वो इंसिस्ट करता है कि उसे किसी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये उसका मिशन था और उसे इसे पूरा करना होगा। कंफ्यूज होकर केंजाकी पूछती है कि क्या वो कह रहा है कि ऑर्डर लियोनोरा से आया था? स्टेडी स्कॉफ करता है, नहीं, उस वाइपर जैसी औरत से नहीं, ऑर्डर सीधा डेमन किंग से आया था। अब तो सब हिल गए। उसका उस आदमी से क्या कनेक्शन है? स्टेडी कहता है, समझना मुश्किल नहीं है। मुझे डेमन किंग के लिए रिसर्चर की भूमिका दी गई है, जो मेरे लिए कहीं बेहतर डील है। अराजी उसे गला फाड़कर कहता है कि उसने खुद को अंधेरे को सौंप दिया, सबको धोखा दिया, सिर्फ ट्विस्टेड एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। लेकिन स्टेडी अपनी बाहें फैलाता है, घोषणा करता है कि मानवता इन क्रीचर्स की ब्यूटी को कभी नहीं समझेगी। वो केवल मॉन्स्टर्स के शानदार नेचर का अध्ययन करने के लिए जीता है। इसी बीच आग दहाड़ रही है, अफरा तफरी फैल रही है और वो बाहें फैलाए खड़ा है। फिर वो अपने क्रीचर्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है। गॉब्लिन्स चार्ज करते हैं। अराजी केंजाकी को कॉल करता है, जो तुरंत अपनी पावर एक्टिवेट करती है, मॉन्स्टर्स को वहीं फ्रीज कर देती है। वो उन्हें कमांड करती है कि वे स्टेडी को अपना दुश्मन माने, लेकिन स्टेडी बस हंसता है, कहता है ये यूजलेस है। एक ही कमांड से उसका इन्फ्लुएंस गायब हो जाता है। ऑफ कोर्स वो एक साइंटिस्ट है। जैसे कि उसे विद्रोही मॉन्स्टर्स को हैंडल करना नहीं आता होगा, वो वॉलमार्ट गॉब्लिन्स उनकी ओर दौड़ते हैं। अराजी अपनी ब्लेड निकालता है, उसे पीछे हटने को कहता है। एक स्लैश गर्दन पर, दूसरा, तीसरा, 3 डाउन। स्टेडी ताली बजाता है, सीन की तारीफ करता है, कहता है कि ये तो अभी और बहुत सारे हैं। क्रीचर्स की एक और वेव उस पर झपटती है, लेकिन अराजी शांत रहता है। पेट पर एक स्लैश, सिर में एक स्टैब। डन। एक गोलेम उसके पीछे से आता है, लेकिन अराजी एक क्रूर किक से अपना पैर घुमाता है। वो बीस्ट अकड़ जाता है और इंस्टेंटली जमीन पर गिर जाता है। भाई साहब, ये लड़का तो पूरी टीम को अकेले खींच रहा है और अब तो मॉन्स्टर्स भी शौक में हैं। लेकिन वो तथाकथित हीरो मिडू कहाँ है? वो माइटी वाला कहीं दिख नहीं रहा। साफ है कि अराजी की असली पावर के बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि स्टेडी भी हैरान है, सोच रहा है कि उसके मॉन्स्टर्स बिना किसी डिफाइंड प्रोटेक्शन वाले इस लड़के से क्यों हार रहे हैं। अराजी जजमेंट की आंख एक्टिवेट करता है, स्टेडी के स्टेट्स को स्कैन करता है। हर ऑफेंसिव एट्रीब्यूट एफ पैथेटिक पर रैंक किया गया है, लेकिन तभी वो हाफ डेमन की कंडीशन और डोमिनेशन स्किल को नोटिस करता है। इसलिए केंजाकी की पावर्स क्रीचर्स पर काम नहीं कर रही थीं।
अचानक स्टेडी कहता है कि वो ये नहीं करना चाहता था, पर उसके पास कोई चॉइस नहीं है। वह एक तीखी सीटी बजाता है। अराजी अपनी आंखें संकरी करता है, पूछता है कि वो क्या हेल कर रहा है। स्टेडी बस स्माइल करता है और कहता है, यू विल फाइंड आउट सून इनफ। अचानक प्रोटैगनिस्ट झल्लाता है और उसे बगल में डॉस करना पड़ता है, क्योंकि एक फायरबॉल उसके पैरों के पास जमीन पर टकराती है। और बस डैम, उस आदमी ने एक ड्रैगन को सम्मन कर लिया। वो बीस्ट तुरंत सांस लेता है, एक और फायरी ब्रेथ की तैयारी करता है, जबकि स्टेडी स्मगली घोषणा करता है कि यस, उसके पास एक रेड ड्रैगन है, वो उसका ट्रम्प कार्ड है। वो क्रीचर चार्ज करता है, घरों को तोड़ता हुआ, हर जगह पत्थर उड़ाता है। केंजाकी शॉक में जम जाती है, कहती है इसे डॉस करने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अराजी फास्ट रिएक्ट करता है, इतना फास्ट कि लगभग हास्यास्पद लगता है। बस एक सिंगल स्टेप बैक और वो क्लियर है। वो उससे पूछता है कि क्या वो ऑलराइट है, और नारुमी को ऑर्डर देता है कि वो उसका ध्यान रखे जबकि वो इसे हैंडल करता है। लेकिन सीरियसली, वो तथाकथित हीरो कहाँ है? क्या वो मर गया? वो हेल कहाँ है? ड्रैगन उसे खत्म करने के लिए उस पर झपटता है, और तभी अराजी को वो दिखता है, उसकी गर्दन के नीचे का कमजोर पॉइंट ऑफ वीक पॉइंट। आखिरकार उसकी एबिलिटी को एक असली मकसद मिल गया है। जैसे ही वो बीस्ट तेजी से गुजरता है, वो नीचे झुकता है और उस स्पॉट पर स्लैश करता है, लेकिन उसका सस्ता डैगर पहली स्ट्राइक पर टूट जाता है। ड्रैगन तेजी से निकलता है, उसका बोल्ट नीचे गिरता है, और अराजी को एहसास होता है कि अपनी करंट पावर से वो इस फाइट को अकेले खत्म नहीं कर सकता। जैसे ही वो सोचता है कि क्या करे, अराशी की शानदार एंट्री होती है। वो एक छत से छलांग लगाता है, ड्रैगन के चेहरे पर टक्कर मारता है और उसके घुटने के पास लैंड करता है। मुस्कुराते हुए पूछता है कि छिपकली को ये कैसा लगा। ड्रैगन उसके चेहरे पर एक फायर ब्लास्ट से जवाब देता है। हैरानी की बात यह है कि भुने जाने के बजाय वो बस थोड़ा झुलस जाता है, थोड़ा स्मोकी, लेकिन मजबूती से खड़ा है। ये देखकर अराजी सोचता है, इस कमीने को सच में सॉलिड पावर्स मिली हैं, स्ट्रॉन्ग और टफ। अराशी मुस्कुराता है, कहता है दर्द हुआ। लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा उत्साहित हो जाए, अराजी आगे आता है और उससे कहता है कि सुनो, उन्हें इस बीस्ट को गिराने के लिए एक साथ काम करना होगा। ऑफ कोर्स, अराशी स्कॉफ करता है, पूछता है कि उसे उसकी तरह कचरे से हेल्प की जरूरत क्यों होगी। अराजी शांत रहता है और एडमिट करता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो वीक पॉइंट्स को देख सकता है, लेकिन उसके पास उन्हें ठीक से हिट करने की स्ट्रेंथ नहीं है। अराशी चिढ़ाता है, कहता है कि ऐसा लगता है कि नौसिखिया हेल्प के लिए भीख मांग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो इंटरेस्टेड है, लेकिन अराजी बस उसे चेतावनी देता है कि एक अटैक आ रहा है। और जरूर वे दोनों साइड में कूद जाते हैं, क्योंकि ड्रैगन की विशाल पूंछ तेजी से गुजरती है। हालांकि हवा में बीस्ट पहले से ही एक और ब्रेथ की तैयारी कर रहा है, और इस बार अराशी पूरा ब्लास्ट लेता है। वो बुरी तरह झुलस गया है, लगभग खत्म। अराजी उससे सीधे पूछता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये अकेले कर सकते हो? अराशी हैरानी की बात है कि हिचकिचाता नहीं है। वो एडमिट करता है कि वो नहीं कर सकता। वो पूछता है कि वीक पॉइंट कहाँ है। अराजी समझाता है कि ये गर्दन के ठीक नीचे स्केल्स में है। ठीक उसी स्पॉट पर स्ट्राइक करो और उसे कहीं ज्यादा डैमेज होगा। अगर वो इसे अपनी विनाशकारी एक्सप्लोजन डैश के साथ कंबाइन करता है तो बीस्ट गिर जाएगा। अराशी सिर हिलाता है, कहता है फाइन, वो इस बार उस पर भरोसा करेगा। दूर से स्टेडी चिल्लाता है कि ड्रैगन ने चलना क्यों बंद कर दिया है। फिर वो अपनी आवाज उठाता है जैसे ये कोई ड्यूअल हो। रेड ड्रैगन को उसे मारने का कमांड देता है। वो बीस्ट दहाड़ता है, केवल हवा ही उन्हें संतुलन खोने पर मजबूर कर देती है। उसकी आवाज से जमीन हिलती है, हवा में चिंगारियां भर जाती हैं। अराजी तिरछे भागता है, उसका ध्यान खींचने के लिए चाकू फेंकता है, अराशी के लिए एक ओपनिंग बनाने की कोशिश करता है। ड्रैगन उस पर झपटता है, लेकिन वो चूकने से बचता रहता है, उसे पीछा करने के लिए मजबूर करता है। इस बीच अराशी गर्दन की ओर चक्कर लगाता है, एक मुस्कान के साथ पोजीशन में स्लाइड करता है, कहता है कि उसे पता है कि क्या करने की जरूरत है। वो नीचे झुकता है, अपनी विनाशकारी एक्सप्लोजन एक्टिवेट करता है और वीक पॉइंट पर जोरदार स्ट्राइक करता है। ड्रैगन दर्द से चीखता है, इससे पहले कि हार मानकर जमीन पर गिर जाए। स्टेडी को विश्वास नहीं होता कि उसका मॉन्स्टर गिर गया है। अराशी मुस्कुराता है, शेखी बघाड़ता है कि ये बहुत ईजी था। अराजी अप्रभावित कहता है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अभी भुना गया हो, तुम बहुत बोलते हो। फिर वो स्टेडी की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो अभी भी जारी रखना चाहता है जब उसका ट्रम्प कार्ड चला गया है। स्टेडी जिद करता है, हाँ, मेरे पास अभी भी अनगिनत दूसरे क्रीचर्स हैं, जब तक कि उसे यह एहसास नहीं होता कि वो जिन सभी को लाया था वे आखिरी तक जमीन पर मरे पड़े हैं। और ऑफ कोर्स वो लापता हीरो मिडू आखिरकार दिखाई देता है, ड्रैगन से लड़ते हुए नहीं बल्कि 4 लड़कियों से घिरा हुआ। वो घमंड से कहता है, लगता है कि केवल वो कमीना ही बचा है। इसके बजाय वो भागने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी नारुमी उसके बगल में दिखाई देती है, कहती है कि वो कहीं नहीं जा रहा है। घबराकर वो मूर्ख एक पूरे बेवकूफ की तरह ठोकर खाता है, लगभग गिर जाता है, लेकिन एक वाटर स्पेल से पकड़ा जाता है। जैसे ही वो सिर उठाता है, एक तलवार पहले से ही उसके चेहरे पर दबा दी जाती है। अराजी उसे घूरता है, कहता है, इस कमीने ने पूरी रात बर्बाद कर दी जो इस बेकार की फाइट पर आराम करने के लिए होनी चाहिए थी। स्टेडी घबराता है, शांत रहने की भीख मांगता है, वादा करता है कि अगर वे उसे नहीं मारेंगे तो वो उन्हें सब कुछ बता देगा। लेकिन अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। कोई नहीं समझता कि क्या हो रहा है। फिर उसके चेहरे से बैंगनी आंसू बहते हैं और बस वो मर गया। अराजी टिप्पणी करता है कि वो किसी तरह के शॉप ऑफ कर्स के अंडर रहा होगा। मीडू अंदाजा लगाता है कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि वो जानकारी बताने वाला था। इस बीच अराजी का मन डेमन किंग पर टिका है।
दुश्मन कभी रुकता नहीं, हमेशा उनके पीछे किसी को भेजता रहता है। घटना के एक दिन बाद कोई कहता है, ये अविश्वसनीय है। ये संत लियोनोरा हैं, जो परेशान दिख रही हैं, कहती हैं कि उन्हें गहरी चिंता है कि जब वो दूर थीं तब ऐसा कुछ हुआ। नारुमी पलटवार करती है कि उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि उसी ने स्टेडी को सब कुछ इंचार्ज छोड़ा था। लियोनोरा धीरे से हंसती है, माफी मांगती है, इसे एक गलत फहमी कहती है। वो समझाती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कमजोर डेमन टेमर इतनी मुसीबत पैदा कर सकता है। उसका बस यही मतलब था। मतलब काफी साफ है। नागा पूछती है कि क्या वो पहले से जानती थी कि वो एक जासूस है और फिर भी उसे एक्ट करने दिया। लियोनोरा बस दोहराती है कि उसने उन्हें चेतावनी दी थी कि ट्रेनिंग कठोर होगी और ये उसी का हिस्सा था। स्टूडेंट्स में से एक पलटवार करता है, उसे एक चुड़ैल कहता है, पूछता है कि क्या उसे एहसास है कि उनमें से अधिकांश अपनी नींद में मरते मरते बचे। गास उसे बीच में टोकता है, बच्चे को खुद पर नियंत्रण रखने को कहता है और सोते समय लापरवाह होने के लिए उसे दोष देता है। अराजी जानता है कि यह पागलपन है, लेकिन एक तरह से वे गलत नहीं है। उसने मॉन्स्टर्स पर बहुत देर से प्रतिक्रिया की और तभी हस्तक्षेप किया जब चीजें पहले ही भयंकर हो चुकी थीं। फिर संत कहती हैं कि अब कुछ और महत्वपूर्ण के बारे में बात करने का समय है। वे शाही राजधानी की यात्रा करेंगे। मिडू पूछता है किस लिए, और वो समझाती है कि हीरो कैंडिडेट्स के आगमन का जश्न मनाने के लिए एक परेड होगी और ऑफ कोर्स वे उसका नेतृत्व करेंगे। रात होती है और गास सैनिकों को आराम करने के लिए कहता है। वे स्पष्ट रूप से पहले ही यात्रा पर हैं, कैंप लगा रहे हैं। कोई कुल 30 आदमी गिनता है। यह अराशी है, सैनिकों की संख्या पर ध्यान देता है, लेकिन वो ऑब्जर्व करता है कि उनमें से अधिकांश प्रभावशाली नहीं हैं। उसके फॉलोअर्स में से एक पॉइंट आउट करता है कि वो एक पंच से एक को गिरा सकता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। अराशी कहता है, यह साफ है, उनकी योजना को एक्शन में लाने का परफेक्ट चांस आ गया है। उसका दोस्त सहमत होता है। केवल 30 सैनिक और कैंप एक खुले मैदान में लगा है। उन्हें कम आंका जा रहा है। किसी को शक नहीं है कि आज रात उनकी बगावत की रात होगी। उन्हें बस नारुमी के ग्रुप को सतर्क करना है और तैयारी करनी है। लेकिन अराजी किनारे की आंख से देखते हुए पहले से ही सच जानता है। वे इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। लियोनोरा और गास पूरे आत्मविश्वास के साथ व्यवहार करते हैं, निश्चित हैं कि वे किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। उसी पल अराजी मिडू को एक निजी बात के लिए एक तरफ खींचता है। इस बीच पेड़ों के पीछे अंधेरे में अराशी का ग्रुप हमला करने की तैयारी करता है। वो जानता है कि जो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है वो पहले ही सो गया होगा, जिससे ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बन जाती है। नारुमी सहमत होती है, शुरू करने का ऑर्डर देती है। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, मिडू और उसका ग्रुप दिखाई देता है। वो एक कदम आगे बढ़ाता है, घोषणा करता है कि उसने लियोनोरा और गास को मारने की उनकी योजना के बारे में सुना है। स्वाभाविक रूप से अराशी डिमांड करता है कि वो कमीना कौन था जिसने ये खुलासा किया। मिडू बस कहता है कि उसने गुजरते समय सुना था। नागास पूछता है कि क्या वे सच में इतना पागल कुछ रच रहे हैं। हाँ, लियोनोरा और गास एक दर्द हैं, लेकिन ये हद पार कर देता है। अराशी पलटवार करता है कि पागल तो वे हैं जो सीरियसली सोचते हैं कि वे उन दोनों के लिए पालतू कुत्ते की तरह मानते और सेवा करते रहें। मिडू एडमिट करता है कि सिचुएशन उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन जिद करता है कि उन्हें कोई और सोल्यूशन ढूंढना होगा। अराशी पलटवार करता है, उसे कोई बेहतर प्लान लाने को कहता है। फिर मिडू कहता है कि उसका प्लान इतना स्ट्रांग बनना है कि वो अकेले डेमन किंग को हरा सके। इसके बदले में वो बाकी सबके लिए सुरक्षा की डिमांड करेगा। अराशी हंसता है, उसे जागने को कहता है, जैसे लियोनोरा कभी ऐसी हास्यास्पद बात सुनेगी। लेकिन मिडू जिद करता है कि एक बार जब उसके पास ऐसा करने की स्ट्रेंथ होगी तो उसके पास बातचीत करने की भी स्ट्रेंथ होगी। फिर भी अराशी जवाब देता है कि ये सवाल से बाहर है। वह किसी तथाकथित हीरो को उसकी रक्षा करते हुए नहीं चाहता। इसलिए मिडू को एक तरफ हो जाना चाहिए, क्योंकि वो अपनी बात वापस नहीं ले रहा है। और बस ये फाइट टाइम है। मिडू उसे चेतावनी देता है कि अगर वो इसके साथ आगे बढ़ना चाहता है तो उसे पहले उसके ग्रुप से गुजरना होगा। लेकिन उसके लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखते। अराशी चार्ज करता है, कहता है मिडू को पछतावा होगा और उसके पेट में एक घुटना मारता है। मिडू पीछे की ओर उछल जाता है। अराशी की तेज गति और पावर से हैरान है। उसी समय अराशी भी हैरान है, क्योंकि मिडू वास्तव में स्ट्राइक के एक हिस्से को ब्लॉक करने में कामयाब रहा। तभी कुछ सैनिक दौड़कर आते हैं, पूछते हैं क्या हो रहा है। मिडू जल्दी से जवाब देता है कि वे बस एक असहमत हो रहे हैं और कुछ अभ्यास ऑफ स्पैरिंग कर रहे हैं। सैनिक उन्हें शांत होने के लिए कहते हैं। इस बकवास के लिए बहुत देर हो चुकी है, ये एहसास करते हुए कि अगर वो धक्का देता रहा तो सिचुएशन केवल बदतर होगी। अराशी थूकता है कि वो इससे हो चुका है। वो चला जाता है, कहता है ऐसे कमजोरों के झुंड से निपटना बेकार है, वहां किसी से बात करने लायक नहीं है। अगले चैप्टर में हम आखिरकार ड्यूरिस्ट की राजधानी पहुंच रहे हैं। सब जश्न मना रहे हैं, अपना सामान बेच रहे हैं और नारुमी वो मूर्ख पूरी तरह प्रभावित है। हाशिमोटो शिकायत करता है, कहता है कि बहुत सारे लोग आसपास हैं, जबकि नागा कंधे उचकाती है और कहती है कि उसके कॉन्सर्ट की तुलना में ये बहुत कम भीड़ है, इसलिए ठीक है। इस बीच सिटीजन्स घूर रहे थे, फुसफुसा रहे थे, सोच रहे थे कि क्या ये सच में वही हैं जिन्हें वे सोच रहे हैं। गास चिल्लाता है, सबके लिए रास्ता साफ करो, घोषणा करता है कि हीरोज के कैंडिडेट्स आ गए हैं। भीड़ अपने हाथ उठाती है, चिल्लाती है, ये भगवान के चुने हुए हैं, ये इनक्रेडिबल हैं। टीम 1 के हीरोज वहां कंफ्यूज खड़े हैं, जबकि सब जोरदार चीयर कर रहे हैं, सिवाय मिडू के ऑफ कोर्स, जो फिर से एक टफ गाय की तरह एक्ट कर रहा है।
ईमानदारी से कहूं तो वो थकाने वाला होता जा रहा है। सच में ऐसा लग रहा है कि उसे इस पॉइंट पर एक अच्छी पिटाई डिजर्व है। हाथ उठाकर घूमना जैसे जगह उसी की ओन है। स्वाभाविक रूप से अराशी खुश नहीं है, जबकि प्रोटेगोनिस्ट को एहसास होता है कि लोग वास्तव में इन तथाकथित हीरोज पर बहुत विश्वास करते हैं। केंजाकी इतने सारे जीवन को इस तरह से उन पर निर्भर देखकर असहज महसूस करती है। इस बीच अराजी शहर पर ऊंचा खड़े महल को नोटिस करता है। सबसे ऊपर किंग रेन सबका स्वागत करते हैं, उन्हें अपनी लंबी यात्रा के बाद आराम करने के लिए कहते हैं और वे ठीक वैसा ही करते हैं। कुछ सीधे बिस्तर पर गिर जाते हैं, अन्य चीज़ों को गर्म करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन बाद में उस रात एक ग्रैंड दावत होती है और अगली सुबह तक मिडू फिर से ट्रेनिंग कर रहा होता है। प्रोटेगोनिस्ट हमेशा की तरह ऑरा फार्म करने और क्षेत्र के बारे में जानकारी जुटाने के लिए निकल जाता है। वो एक भारी पहरेदार गेट को नोटिस करता है, एहसास करता है कि महल के अंदर घूमना उसके सोचने से कहीं ज़्यादा जोखिम भरा है। वैसे जब मैंने कहा कि रेंस किंगडम का राजा था तो मैं गलत था, वो वास्तव में एक होली नाइट है। अराजी जल्दी से देखता है कि इस आदमी का शहर में सीरियस इन्फ्लुएंस है। वो उसे सैनिकों से बात करते हुए ऑब्जर्व करता है, पूछता है कि हीरो कैंडिडेट्स कहाँ हैं। रेंस शांति से जवाब देता है कि बच्चे अपने कमरों में आराम कर रहे हैं। सैनिक जानना चाहते हैं कि क्या वे वास्तव में क्रिएटर और गॉड द्वारा चुने गए लोग हैं। रेंस जवाब देता है कि उसने पहले ही नोटिस कर लिया है कि वे बच्चों को होने चाहिए उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हैं। नाइट एडमिट करता है कि वो यह जानता है, लेकिन वो डेमन किंग के फॉलोअर्स के बारे में चिंतित है। हीरोज को इतनी खुलेआम राजधानी में एंटर करने देना निश्चित रूप से उन लोगों को एक्शन में उकसाएगा। कोई मूंछ वाला व्यक्ति सहमत होता है, कहता है कि हाल ही में बहुत अधिक संदिग्ध एक्टिविटी हुई है, उन्हें अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। ये सब सुनकर अराजी अधिक से अधिक संदिग्ध होता जाता है, लेकिन रेंस जिद करता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से कैंडिडेट्स राजधानी की रक्षा करेंगे, वे इस मामले को जल्दी खत्म कर देंगे। तो मीटिंग खत्म होती है और ग्रुप तितर-बितर हो जाता है। अभी भी उत्सुक अराजी डिसाइड करता है कि अब नागरिकों के बीच जानकारी के लिए खोदने का समय है। बाद में उस रात एक पब में माहौल हंसी और शराब से गूंज रहा है। कोई काउंटर पर बूढ़े आदमी के पास पहुंचता है और एक बकेट और उपलब्ध सबसे अच्छा खाना ऑर्डर करता है। वो आदमी लड़के को देखता है और बस सिर हिलाता है, नो प्रॉब्लम। इस बीच बार में शराबी आवाजें चिल्लाती हैं, अरे क्या तुमने उन इडियट्स को देखा जो हीरोज होने का दिखावा कर रहे थे? बस मूर्ख बच्चों का एक झुंड। एक गोरा लड़का पलटवार करता है, उन्हें इस तरह खराब मत कहो यार, हमें संत पर भरोसा करना होगा जब तक तुम चर्च को बिना रुके शिकायत करते हुए नहीं सुनना चाहते, है ना? यह बातें साफ करता है, चर्च यहाँ असली पावर रखता है। ऐसा लगता है कि लोग राजा या अमीरों से भी ज्यादा चर्च से डरते हैं। बूढ़ा आदमी काउंटर पर एक मग पटकता है और उसे सर्व करता है। लड़का मौका लेता है और कहता है कि वो कुछ चीज़ों पर बात करना चाहता है, जैसे कि वो इस देश के लिए नया है और अभी तक ज़्यादा नहीं जानता। वो डेमन किंग के फॉलोअर्स के बारे में बातें सुन रहा है। तो आखिर कौन है ये लोग? बूढ़ा आदमी अपना कान खुजलाता है और कहता है, ठीक है, तुम पहले से ही जानते हो कि देश डेमन किंग की आर्मी के साथ वॉर में है ना? और जो वे कहते हैं उसके अनुसार वो आदमी भयानक है। उसके पास शक्तियां हैं जो लालची इंसानों को आसानी से टेम्प्ट करती हैं, इसलिए बहुत सारे लोग करप्ट हो जाते हैं। देखने में डेमन किंग के लिए काम करने वाले कुछ लोग अमीरों में भी हैं। अराजी कहता है कि ये सच में भयानक है, जबकि मन ही मन सोचता है कि ये जगह किसी तरह के आतंकवादी संगठन की तरह महसूस होती है। शहर से गुजरते हुए उसे एहसास होता है कि सबको वास्तव में विश्वास है कि हीरोज डेमन किंग को हरा देंगे। वह विश्वास, साथ ही उसके फॉलोअर्स का अस्तित्व ही ठीक वही कारण है कि हीरो की उपस्थिति सबको बेचैन कर देती है। अचानक केंजाकी दिखाई देती है, कहती है कि उसने उसे फिर से ढूंढ लिया। सीरियसली, इस लड़की के पास खून के शिकारी कुत्ते की नाक होगी। कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो पूछती है कि वो क्या कर रहा है और वो जवाब देता है कि वो जानकारी जुटा रहा है। वे एक अपरिचित जगह पर हैं, इसलिए ये बस बेसिक है। हिचकिचाते हुए वो एडमिट करती है कि वो समझती है, लेकिन उसे चेतावनी देती है कि अकेले भटकना डेंजरस है। इसके ऊपर अगर उसे कभी हेल्प की ज़रूरत हो तो वो बस उससे पूछ सकता है। आप पहले से ही बता सकते हैं कि वो उसे अपने ऑरा फार्मिंग एक्ट से फंसा रहा है। वो फिर से उसे हाथ से इशारा करता है, कहता है, मैं ठीक हूँ, सच में बस जाओ और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ रहो। लेकिन वो जिद करती है कि वो वहीं खड़ा रहे। लगता है कि वो वास्तव में नहीं जा रही है। वह उसे पेशकश की गई हेल्प को स्वीकार करने के लिए धक्का देती है। अराजी कहता है, ठीक है, वो स्वीकार करेगा। वो वैसे भी शाही राजधानी के बारे में जानकारी खोदने में बहुत जल्दबाजी कर रहा है, तो क्यों ना उसे टाउन के लोगों से बात करने दें। बेचारी लड़की उसके ट्रिक में फंस जाती है, खुशी से गुनगुनाते हुए चली जाती है, जबकि पास ही एक हुड वाला व्यक्ति चुपके से हंसता है। केंजाकी किडनैप्ड। वापस घर आकर उसे एहसास होता है कि वो कोई उपयोगी बात नहीं जान पाया, लेकिन उसने एक नए दुश्मन के अस्तित्व का पता लगाया। तभी एक जोरदार कोलाहल शुरू होता है, जिससे वो सोचता है कि इतनी रात को क्या हो रहा है। वो एक हॉल में पहुंचता है जहां सभी कैंडिडेट्स इकट्ठा हैं। वो पूछता है कि क्या हो रहा है और वे समझाते हैं कि केंजाकी गायब हो गई है। रोनिया ने सबसे पहले नोटिस किया क्योंकि वे रूममेट्स हैं और अब सब उसे ढूंढ रहे हैं। अराजी को एहसास होता है कि केंजाकी को छोड़कर किसी ने नोटिस नहीं किया कि वो गायब था। सच में किसी को लड़के की परवाह नहीं है, लेकिन जो भी हो। तभी मिडू जानना चाहता है कि क्या उसे कोई आइडिया है कि क्या हुआ। वो कहता है, नहीं, दुर्भाग्य से उसे कुछ नहीं पता, वो अपने कमरे में सो रहा था। मिडू उदास दिखता है, फिर सबको बताता है कि जाहिर है कि वो महल में नहीं है।
भोर होने ही वाली है, उन्हें उसे ढूंढना शुरू करना होगा। ईमानदारी से कहूं तो उन्हें रात में ढूंढना चाहिए। लड़की अभी हर तरह की क्रूरता से गुजर रही होगी और वे सूरज उगने का इंतजार करेंगे। गास सहमत होता है, जबकि प्रोटेगनिस्ट सोचता है कि बहुत देर हो जाएगी। फिर भी वो समझता है कि इस घड़ी में अधिकांश लोग सो रहे होंगे। हालांकि गहरे में वो जानता है कि देरी करना सबसे खराब काम है जो वे कर सकते हैं, इसलिए वो बाहर ढूंढने के लिए निकल जाता है। वे वापस उस जगह जाते हैं जहां वो उससे पहले मिला था और उसकी स्टूडेंट आईडी कार्ड जमीन पर पड़ा हुआ पाते हैं। जैसे ही वो इसे उठाने के लिए झुकता है, 4 आदमी अचानक दिखाई देते हैं, हर तरफ से उस पर आते हैं। प्रोटेगनिस्ट पहले वाले को चकमा देता है, उसे घूरता है, उसे चौंकाता है, फिर उसकी बांह पकड़ता है और उसे दूसरे में खींचता है, जिससे वे एक दूसरे से टकरा जाते हैं। घूमते हुए वो दूसरे के सीधे चेहरे पर लात मारता है, उसे जमीन पर गिरा देता है। एक झगड़ा ऑफ ब्रॉल शुरू होता है और सेकंडों के भीतर आखिरी बचा हुआ कांप रहा होता है। अराजी उन्हें बताता है कि वे जासूसों के रूप में बुरी तरह प्रशिक्षित हैं और उसके ऊपर घटिया सैनिक हैं। वे सब साधारण इंसान लगते हैं, तो वे यहाँ क्या कर रहे हैं? आदमी हिचकिचाता है, लेकिन अराजी चेतावनी देता है कि अब उसे सब कुछ उगलना होगा। इस बीच शहर में कहीं और केंजाकी बंधी हुई है, उसकी बाहें तनी हुई हैं, गुस्से में है, जबकि उसे पकड़ने वाले उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि वो झगड़ालू दिखती है। देखने से वो अभी भी लड़ने का इरादा रखती है। वो कहती है कि उसका जवाब हमेशा वही रहेगा। वो एक सिंगल चीज भी खुलासा नहीं करने वाली है। आदमी उससे इतना क्रूर न होने के लिए कहता है। वे बस कैंडिडेट्स के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं। और जाहिर है ना, एक जापानी कहानी में विलन। वे क्या करते हैं? वे तुरंत कट के लिए जाते हैं, पूछते हैं कि वो कब तक अपना मुंह बंद रख सकती है। लेकिन जब वे साजिश रच रहे होते हैं तो वे पहले से ही पिलर के राजा द्वारा देखे जा रहे होते हैं, जो एक बार फिर नोटिस करता है कि ये लोग बस साधारण इंसान थे। ये मानना मुश्किल है कि केंजाकी को भी पकड़ लिया गया था। स्ट्राइक शार्प आती है, 2 चाकू उड़ते हैं और उन दोनों की खोपड़ी को भेद देते हैं। उनके शरीर बेजान होकर फर्श पर गिर जाते हैं, जबकि वो हैरान रह जाती है। फिर टफ गाय दिखाई देता है, कहता है, हे तुम ठीक हो? वो अभी भी शौक में है, माफी मांगती है, लेकिन वह बस उसे चुप रहने, ज्यादा शोर न करने के लिए कहता है और ध्यान आकर्षित किए बिना बाहर निकलने की जरूरत है। वो उसे फिर से धन्यवाद कहती है, लेकिन तभी अराजी को वो अजीब सी सनसनी फिर से महसूस होती है। वो खड़ा होता है और स्तंभों के बीच झलक देखता है जहां कुछ आता हुआ लगता है। एक पल में एक नाइट कदम रखता है और जमीन पर जोर से वार करता है। और क्या वो रेंज जैसा नहीं दिखता? आदमी उठता है, कहता है, ये प्रभावशाली है कि वो चकमा देने में कामयाब रहा। ऑफ कोर्स ये वही कमीना है जो घोषणा कर रहा है कि अराजी को मार दिया जाना चाहिए। उसे बहुत खतरनाक कैंडिडेट कहता है। प्रोटेगनिस्ट को याद आता है, तो ये कमीना सच में नाइट ऑर्डर से है। वो यहाँ क्या कर रहा है? रेंज स्वीकार करता है, हाँ वो है, या शायद उसे डेमन किंग की आर्मी का एक जनरल कहना बेहतर है। प्रोटेगोनिस्ट खुद को तैयार करता है, सोचता है कि ये शापित राजधानी दुश्मनों से भरी हुई है। सच में ये देश ढहने के कगार पर था। रेंस उसे हार मानने के लिए कहता है। अंत अपरिहार्य है, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स को मार दिया जाएगा। जैसे ही रेंस तैयार होता है, अराजी अपनी आंख एक्टिवेट करता है। रेंस वॉल्टर 28 साल का और हमेशा की तरह कुछ अजीब लगता है। उसके पास राक्षसी कब्जे का सुझाव देने वाली कोई एबिलिटी नहीं थी। प्लस उसके सभी स्टेट्स भी रैंक किए गए थे। निश्चित रूप से कम आंकने वाला कोई नहीं। रेंस फिर से घूरता है और चार्ज करता है, अपनी ब्लेड घुमाता है। अराजी चकमा देता है, लेकिन हवा में आदमी उससे आंखें मिलाता है, एक जादुई सर्कल एक्टिवेट करता है और तीनों फायरबॉल फायर करता है। प्रोटेगनिस्ट को उम्मीद नहीं थी कि ये कमीना जादू का भी इस्तेमाल करेगा। जैसे ही वो फायरबॉल से दूर कूदता है, हवा के बीच में फंस जाता है। रेंस दौड़कर आता है, घोषणा करता है कि उसका अंत आ गया है। अराजी एक और चाकू फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी चढ़ाता है कि ये यूजलेस है। वो अपनी तलवार पर शाश्वत ज्वाला ऑफ इटर्नल फ्लेम एक्टिवेट करता है और कहता है कि कैंडिडेट के लिए ये खत्म हो गया। वो अंतिम कट के लिए अपना हथियार उठाता है जब अचानक बैंग, वो चांदी वाला एक ग्लॉक निकालता है और उसे सीधे माथे में गोली मार देता है। रेंस एक जादुई सर्कल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटेगनिस्ट ने बस एक अमेरिकन सर्कल बनाया। बेचारा आदमी तुरंत मर जाता है। मैं लगभग भूल ही गया था कि उस कमीने की जेब में अभी भी वो ग्लॉक था। वो बड़बड़ाता है कि रेंस वास्तव में उसे सरप्राइज करने में कामयाब रहा। वो अपनी गोलियां बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन हवा में चकमा देने का कोई रास्ता नहीं था। ईमानदारी से अगर उसे इस दुनिया में जीवित रहना है तो उसे लड़ने के नए तरीके सीखने की जरूरत होगी। अभी भी अविश्वास में 20 चैप्टर्स के बाद बच्चे ने आखिरकार सेकंड अमेंडमेंट का आह्वान किया। केंजाकी पूरी तरह हिल गई है, पूछती है कि क्या उसने सच में आदमी को गोली मार दी। वो कहता है, हाँ, यह एक हत्यारे एसेसिन के लिए मानक उपकरण है। वो एडमिट करती है, यह महसूस करना डरावना है कि एक सहपाठी के पास शुरू से ही एक बंदूक थी, लेकिन अब उसका चेहरा लाल है। तुम मुझे बचाने आए थे, है ना? प्रोटेगनिस्ट जवाब देता है, संयोग इडियट। इसके अलावा तुम्हारी डोमिनेशन पावर को क्या हुआ? वो समझाती है कि अजीब तरह से हमला तब शुरू हुआ जब उन्होंने उसे वे हथकड़ियां शैकल्स पहनाई। उस पल से वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकी। ये अजीब था। जाहिर से ज्यादा वो पहले ही समझता है कि उन हथकड़ियों में किसी तरह की विशेष प्रॉपर्टी है। वो अपना कोट उसके कंधों पर फेंकता है और कहता है, चलो लड़की, लेकिन वो मानने वाली नहीं है। हाय शिंजो, वे क्लास में सबके पीछे जाने वाले हैं, है ना?
वो सिर हिलाता है, कहता है, हाँ, सबसे अधिक संभावना है कि वे शहर के एक अच्छे हिस्से का टारगेट हैं, खासकर जब वो आदमी नाइट्स का कप्तान था। डेमन किंग का कल्ट, द कल्ट। फिर हम थोड़ा पहले देखते हैं जब उसने उन लोगों को यातना दी थी जिन्होंने उस पर हमला करने की कोशिश की थी। आदमी जीने की भीख मांग रहा था, लेकिन अराजी ने उसे बताया कि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो क्या खुलासा करता है। आदमी अपने घुटनों पर गिर गया, बोला, मैं बस ऑर्डर फॉलो कर रहा हूं। सबने कहा कि कैंडिडेट्स डेमन किंग के दुश्मन हैं और हमें उन्हें मारना था। अराजी ने उस पर दबाव डाला, पूछा कि क्या उन्होंने केंजाकी को मार दिया है। आदमी ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अभी भी जिंदा थी। वे अन्य हीरोज को लुभाने और जानकारी हासिल करने के लिए उसे कुछ समय के लिए कैद रखने की योजना बना रहे थे। इसने प्रोटेगोनिस्ट को स्पष्ट कर दिया कि ये लोग बड़ी संख्या में हर जगह थे। सूरज उग रहा है ना? और ये ठीक वही समय होगा जब दूसरे उसे ढूंढना शुरू कर देंगे। खुशकिस्मती से अराजी रात के दौरान बाहर गया और उसे बचा लिया। प्रोटैगोनिस्ट ये भी नोटिस करता है कि जानकारी देने वाला ये आदमी शाप से नहीं मरा, जैसा कि पहले स्टेडी के साथ हुआ था। केंजाकी को एहसास होता है कि ये लोग बिना किसी राक्षसी शक्ति के भी डेमन किंग के उपासक थे। उसने सोचा था कि इस दुनिया के लोग सब सहयोगी हैं, लेकिन अराजी बस उसे बताता है कि अब से उसे फिर से धोखा न खाने के लिए सावधान रहना होगा। केवल एक ही कारण था कि वे उस पर वे हथकड़ियां पहनाने में कामयाब रहे, वो ये था कि उसने स्पष्ट रूप से अपना गार्ड नीचे कर दिया था। शर्मिंदा होकर वो एडमिट करती है कि वे उसके पूछे गए सभी सवालों का जवाब दे रहे थे। वो और जानना चाहती थी और भटक गई। फिर वो उस पर स्नैप करती है, उसे शिकायत करना बंद करने के लिए कहती है। उसने बस एक सेकंड के लिए फोकस खोया और तभी कोई उनका नाम पुकारता है। ये मिडू है, जो हमेशा की तरह देर से दिखाई देता है, लेकिन कम से कम उन्हें सुरक्षित देखकर राहत महसूस करता है। वो खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या शिंजेई ने उसे ढूंढ लिया था। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उन्हें बात करने की जरूरत है और मिडू को तुरंत एहसास होता है कि कुछ हुआ है। अराजी डेमन किंग के कल्ट के बारे में समझाता है, इंसानों का ये ग्रुप जो उस दुश्मन के उपासकों जैसा दिखता है जिसे उन्हें मारना चाहिए, और जाहिर है ये उन्हें टारगेट बनाता है। मिडू एडमिट करता है कि अब चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं। चूंकि ये बिना किसी जादू के इंसान हैं, इसलिए ये पहचानना कहीं ज्यादा मुश्किल होगा कि वे वास्तव में कौन हैं, मॉन्स्टर्स के विपरीत। अराजी सहमत होता है, इसलिए चीजें बहुत मुश्किल होने वाली हैं। मिडू कहता है कि उसे ये लियोनोरा को रिपोर्ट करना होगा ताकि वो उनकी सुरक्षा मजबूत कर सके, लेकिन केंजाकी बीच में काटती है, कहती है कि वो निश्चित है कि वो औरत हमेशा की तरह उनसे खुद ही निपटने के लिए कहेगी। मिडू रुकता है, सोचता है और एडमिट करता है कि वो शायद सही है। वो मदद नहीं करना चाहेगी, इसलिए ये बेहतर होगा अगर वे एकजुट हों और खुद डिसाइड करें कि कैसे एक्ट करना है। इस बीच पूरी क्लास अभी भी केंजाकी को ढूंढ रही है, लेकिन तभी उनकी बातचीत पूरे शहर में गूंजने वाले एक एक्सप्लोजन की आवाज से कट जाती है। दूर से धुआं उठ रहा है और वे तुरंत उसकी ओर दौड़ते हैं। उसी समय वे खुद को घिरा हुआ पाते हैं। हुड वाले आंकड़े चारों ओर मुस्कुरा रहे हैं। मिडू को एहसास होता है कि ये ठीक वही कमीने हैं जिनका वे शिकार कर रहे हैं। अराजी कहता है कि ऐसा लगता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है और सबको तैयार होने के लिए कहता है। वैसे भी उन लोगों के पास कोई चांस नहीं है। 3 सबसे मजबूत ठीक यही हैं। उसी समय अराशी का ग्रुप और नागास का ग्रुप भी घिरे हुए हैं, बेचारे पूरी तरह से जासूस। हाँ, वे शायद सब मिटा दिए जाएंगे। अराशी को जरूर खुशी होगी क्योंकि उसे लड़ाई पसंद है। इस बीच प्रोटेगोनिस्ट हमेशा की तरह उनके स्टेट स्कैन करता है, शत्रुतापूर्ण लेकिन राक्षसी लक्षण दिखाते हुए कुछ भी नहीं। उनमें से अधिकांश डी और एफ के आसपास रैंक किए गए हैं। अजीब तरह से अराजी बड़बड़ाता है कि ये लोग एक असली प्रॉब्लम है। वे प्रशिक्षित लड़ाके थे, शायद बड़ी बात नहीं, लेकिन हम देखेंगे। फिर ऑर्डर दिया जाता है और पूरा ग्रुप चार्ज करता है। उसी पल प्रोटैगनिस्ट केंजाकी को पुकारता है, जो अपनी पावर एक्टिवेट करती है। उनमें से 5 को 1 सेकंड के लिए फ्रीज कर देती है। वो घातक सटीकता के साथ 5 चाकू फेंकता है और ये खत्म हो जाता है। सच में टफ लड़ाके। मिडू वहां चिल्ला रहा है, तुम लोग अमेजिंग हो, तुम यूं ही उन पर अटैक नहीं कर सकते। मिडू चीखता है, लेकिन अराजी कहता है कि उसे परवाह नहीं है, दुश्मनों को मरना ही होगा। मिडू फिर वही नाइटली हीरो एक्ट करने की कोशिश करता है, नहीं, तुम्हें ईविल से लोगों को बचाना है। अचानक पीछे से एक और अटैकर आता है और अराजी को खुद को डिफेंड करना पड़ता है। अच्छा आदमी बनने पर जिद करते हुए मिडू चिल्लाता है, तुम ये क्यों कर रहे हो? हम सब इंसान हैं। तुम डेमन किंग की मदद क्यों कर रहे हो? अटैकर बस जवाब देता है कि वे सब कुछ अपने मास्टर के लिए करते हैं। केंजाकी हाथ बढ़ाती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे मना करता है। वो चाहता है कि मिडू इसे हैंडल करे। मिडू अटैक करता है, आदमी की तलवार तोड़ देता है। डैम, तुमने मेरी ब्लेड तोड़ दी। मिडू कहता है, बड़ी, वो छोटी तलवार छोड़ दो और सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम्हारी पिटाई होगी। वो आदमी बस हंसता है और चिल्लाता है कि वो उसके जैसे गंदे हीरो के सामने कभी सरेंडर नहीं करेगा। वो एक और स्ट्राइक के लिए झपटता है, कट से खून बहता है और हे भगवान, मिडू ने उस इडियट को मारने के बजाय खुद को फाड़ खाना पसंद किया। अटैकर इसे एंजॉय कर रहा है, एक साइकोपाथ की तरह हंस रहा है। फिर मिडू एक्शन में आता है, यू सन ऑफ ए, और उसे सीधे बीच में हिट करता है। डन, अब बस हो गया। यही चाहते थे तुम कमीने। वो वहां जमीन पर फटकर पड़ा है, लेकिन बगल वाला अजीब आदमी और भीख मांगता है, कहता है बस इतना काफी नहीं है। अराजी मिडू को उसे खत्म करने के लिए कहता है, क्योंकि वो जवाब देता है कि वो बस आदमी को जमीन पर मरने के लिए छोड़ सकता है ना? लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है,
दुनिया ऐसे काम नहीं करती। तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि खतरों को खत्म कर दिया गया है। अटैकर डर जाता है। एक सहपाठी इतनी शांति से इस बारे में कैसे बात कर सकता है? वो भी तो इंसान ही है। प्रोटेगोनिस्ट कहता है ये चॉइस की बात है। इस पल उनके सहपाठी शायद पूरे शहर में अटैक में होंगे। क्या वो इस आदमी को छोड़कर सबकी जान खतरे में डालेगा? वो मिडू से पूछता है कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जमीन पर पड़े इस आदमी का जीवन या उनके सहपाठियों का जीवन? भाई साहब, इस बच्चे ने साइकोलॉजिकल लेवल पर हीरो को कन्विंस कर लिया। मिडू कहता है कि वो समझता है और अपनी ब्लेड अंदर डाल देता है। वो कसम खाता है कि वो सबको बचाएगा और किसी को भी उन लोगों के हाथों मरने नहीं देगा। शहर में कहीं और ये एक ब्लड बाथ है। वे अराशी के साथ लड़ाई करने जाते हैं जो खुश है। वो सबको पीटना, मुस्कुराते हुए जानकारी इकट्ठा करना। उसे वह सब कुछ मिल जाता है जिसकी उसे जरूरत है। थैंक्स, मुखबिर उसे मरने के लिए कहता है। एक पंच उसके सीधे सीने में ब्लास्ट करता है। आदमी झुलस जाता है। उसका शरीर झुलस कर गिर जाता है, जबकि हीरोज जश्न मनाते हैं। नागा और सेंट का खौफ, द सेंट्स टेरर। पूरी तरह जासूसी सीन में नागाकी घूम रही है, फायरबॉल्स फेंक रही है और सबको भून रही है। ये बहुत आसान है। जरूर कुछ दुश्मन आ रहे होंगे जिनसे वे निपटे नहीं सकते। वो समझ नहीं पा रही है कि वे इतने सारे क्यों हैं। वो अपने दोस्तों से खड़े होकर देखने के बजाय कुछ करने को कहती है, लेकिन वे सब ऐसे हैं। ओह, वे इंसान हैं। मैं उन्हें मार नहीं सकती। वे इंसान हैं। नागाकी स्नैप करती है, पूछती है कि क्या वे मरना चाहते हैं, जब अचानक उनमें से एक को पीछे से लात मारी जाती है, दूसरे को काट दिया जाता है। वो समझ नहीं सकती कि ये दो लड़कियां कुछ क्यों नहीं कर सकती। और ऑफ कोर्स इस सब के पीछे सन सोच रही है कि क्या सब वास्तव में टेस्ट पास करेंगे। याक्स और 5 लड़कियों का छोटा समूह, वे पूरी तरह घिरे हुए हैं। फिर संत दिखाई देती है और कहती है, हो सकता है सबने पास कर लिया हो। मैंने सोचा था कि वे लोग उसकी योजना का हिस्सा थे, लेकिन वे वास्तव में उससे गुस्सा हैं, चिल्ला रहे हैं कि डैम संत आ गई। वो कहती है कि उन लोगों पर हमला करना क्रूर है जिनकी वो रक्षा करना चाहती है। उसे स्पष्ट रूप से कदम बढ़ाना होगा और सबको बचाना होगा। हमलावर कहते हैं कि उस इडियट को मारने का ये परफेक्ट चांस है। वो अपने एस्कॉर्ट के बिना आई। संत बस हंसती है, कहती है, डेमन किंग की पावर से लुभाए गए मूर्खों के झुंड को यह सोचना मजेदार है कि उनके पास उसके खिलाफ कोई मौका है। वे उसे चुप रहने के लिए चिल्लाते हैं और हर तरफ से दौड़कर आते हैं। सब उसे चाकू मारने वाले हैं। जब संत शांत रहती है और अचानक मुस्कुराती है, वो प्रोस्टाटा की पावर एक्टिवेट करती है, मूल रूप से एक पोज, और तुरंत सब जमीन पर हैं। वो उनके बीच से गुजरती है, कहती है, ये मजेदार है। उसने सोचा था कि उसकी एबिलिटी इतनी आसानी से रुक जाएगी। उसकी ऑरा हर जगह फैल जाती है। वो चेतावनी देती है कि उसका डोमिनेशन हर तरह से बेहतर है। पूरी तरह जासूस कंफ्यूज्ड हैं, पूछ रहे हैं कि उन्हें क्यों बचाया गया। संत जवाब देती है, उसने पहले ही कहा था कि सबने टेस्ट पास कर लिया है। जरूर, ये बेहतर होता अगर उन्होंने इसे खुद हैंडल किया होता, लेकिन ये एक बुरा बचाव नहीं था। गाकी उसे धन्यवाद कहती है और कहती है, ठीक है फिर। संत कहती है कि उसे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, ये उसके अधीनस्थों पर ध्यान रखना उसका काम है। फिर जमीन पर पड़े आदमियों में से एक उसके कपड़े पकड़ता है, उसे नजरअंदाज न करने की भीख मांगता है और पूछता है कि वो क्या सोच रही है। संत नजर डालती है और कहती है कि ये शर्म की बात है। उसे एहसास नहीं हुआ कि वो अभी भी जिंदा था। ठीक है। फिर वो सभी लड़कियों को अब उन्हें मारने का ऑर्डर देती है। लड़कियों के शरीर उसके डोमिनेशन में लिपट जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनका अब कोई नियंत्रण नहीं है और वे पूछती हैं कि क्या हो रहा है। संत एक लड़की को अपनी तलवार उठाने के लिए मजबूर करती है, जबकि जमीन पर पड़ा आदमी दया की भीख मांगता है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वो इसे नीचे लाती है और अंदर डाल देती है। सब चीजों में संत काफी निर्दयी हो रही है। इन लड़कियों को मारना सीखना होगा। पूरा शहर उन्हें मरा हुआ चाहता है। एक डेमन किंग है, तुम अच्छा आदमी होने का दिखावा नहीं कर सकते। मूर्ख सब रो रहे हैं, जबकि अराजी कहता है कि ये एक लेवल 3 डोमिनेशन की पावर है। केंजाकी को एहसास होता है कि ये न केवल उसकी पावर से कहीं ज्यादा मजबूत है, बल्कि असर का क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। अराजी जानता है कि उन्हें इससे निपटने का एक तरीका विकसित करना होगा, नहीं तो वे हमेशा के लिए उसकी दया पर होंगे। पछतावा और अगले टारगेट, रिग्रेट्स एंड नेक्स्ट टारगेट। उस रात डेमन किंग के अटैक के 12 घंटे बाद सब महल में इकट्ठा होते हैं। प्रोटेगोनिस्ट नोटिस करता है कि नागाकी हिल गई है। लड़कियों में से एक पूछती है कि सब कैसा है, और वो जवाब देती है, वे भयानक हैं। सब हिल गए हैं। हाशिमोटो कहती है कि वो समझती है, जबकि नारुमी जानना चाहता है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। लोगों को कंट्रोल करना और उन्हें इंसानों को मारने के लिए मजबूर करना, यह भयानक है। मैंने सोचा था कि वे शिष्यों पर गुस्सा थे, लेकिन वे संत पर गुस्सा हैं क्योंकि उसने उन्हें जमीन पर पड़े लोगों को मारने के लिए मजबूर किया। नारुमी सहमत होता है कि ये अमानवीय है। वो पूछता है कि क्या नागाकी ठीक है। वो कहती है कि वो शांत है, बस थोड़ी परेशान है, लेकिन वो जानती है कि दूसरों के लिए इससे निपटना कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। ओ तुम प्यारे हीरो, तुम सब इस तरह मरने वाले हो। अच्छी बात है कि चीजों को संतुलित करने के लिए एक अराजी है ना? सिर में एक गोली, 5 चाकू। लड़का 1 सेकंड के लिए भी हिचकिचाता नहीं है। मीडू वहां रो रहा है, हे भगवान, सब पीड़ित हैं। मैं जल्दी यहां क्यों नहीं आया? उसके दोस्त उसे खुद को दोष न देने के लिए कहते हैं। वह दोषी नहीं है।
केंजाकी भी कहती है कि अगर वो जल्दी आई होती तो वो सबको रोक सकती थी। अराजी जवाब देता है, वे इडियट्स हैं। उनमें से किसी के पास लियोनोरा के कमांड का विरोध करने की पर्याप्त स्ट्रेंथ नहीं थी। जब वे मिडू के साथ थे तो वे टीम के बाकी हिस्सों की मदद करने के लिए अलग हो गए, लेकिन जाहिर है वे सबको नहीं बचा सके और वो जानता है कि यह आखिरी बार नहीं होगा जब वे उस डेमन किंग कल्ट से टकराएंगे। कम से कम उनके जनरल के मरने से उन्हें थोड़ी शांति मिलेगी। हालांकि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो केंजाकी को बुलाता है और कहता है कि अब बातचीत का समय है। वो पीछे आती है, पूरी तरह शर्मा रही है। वो क्या सोच रही है कि वो क्या पूछने वाला है। वो उसकी ओर देखता है और कहता है, चलो केंजाकी, डोमिनेट मी। वो ऐसी है। डोमिनेट का क्या मतलब है? क्या उसने ड्यूएल के लिए बुलाया? ऑफ कोर्स नहीं। क्या हेल, मैं देखना चाहता था कि वो कैसे खेलता है। लेकिन अगले चैप्टर में हम वैसे भी जश्न मना रहे हैं क्योंकि उन्होंने डेमन किंग की आर्मी के एक हिस्से को मार दिया। हीरो के आगमन के लिए जश्न पूरे जोर पर था और सब उनकी पावर से प्रभावित थे क्योंकि वे उस आखिरी लड़ाई से बच गए थे। अब राजधानी उनका खुले हाथों से स्वागत कर रही थी, जबकि भीड़ जयकार कर रही थी और घूर रही थी। लेकिन अराजी को ये सब संदिग्ध लगा। ऐसा लगा जैसे जो हुआ था वो लोगों को उन्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की लियोनोरा की योजना का हिस्सा था। अगर ऐसा था तो वो कहीं ज्यादा खतरनाक थी और एक ऐसे तरीके से लंबी अवधि के लिए जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। कुछ समय बाद सब महल के फाटकों के स्था हुए। लियोनोरा ने उन्हें हाफ द सिटी में मंदिर लौटने के लिए कहा। केंजाकी नहीं समझी, लेकिन अराजी ने समझाया कि ये वो शहर था जहां उन्हें बुलाया गया था। मिडू जानना चाहता था कि क्या लियोनोरा उनके साथ आएगी। उसने कहा, दुर्भाग्य से उसके पास पिछले दिन के मामले हैं जिन्हें हल करना है, इसलिए अभी के लिए वे गास की देखभाल में होंगे। नागास ने उन्हें याद दिलाया कि वे मूर्ख बन रहे थे। क्या वे भूल गए थे कि वहां की सभी डॉर्मेट्रीज जला दी गई थीं? उसने ये भी नोटिस किया कि अन्य लड़कियां अभी भी कांप रही थीं। उसने नाओमी से पूछा कि क्या वो ठीक है, लेकिन लड़की पूरी तरह हिल गई थी, एक आंख काली, भावहीन। संत ने पूछा कि क्या कोई प्रॉब्लम है। नाओमी झुंझला गई, एक इडियट की तरह जमीन पर गिर गई और उसे उसके दोस्त ने पकड़ना पड़ा। नाइस उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, जबकि संत मुंह मोड़ लेती है, कहती है कि मामला निपट गया है और वो जा रही है। लेकिन हिल गई लड़की ने उसे वहीं रहने के लिए कहा। उसकी दोस्त ने जल्दी से उसे चुप रहने के लिए कहा। सच में संत ने बस एक तलवार से एक खोपड़ी को फाड़ा था। अब दुखी होना बंद करो। ये एक जादुई दुनिया है जहां लक्ष्य डेमन किंग को मारना है। जाग जाओ। ईमानदारी से मैं एक्सपोज्ड मिडरिफ वाली संत का समर्थन करना शुरू कर रहा था। वो असली थी। हालांकि मिडू उसी मानसिकता में नहीं था और घूरता रहा। अराजी ने नोटिस किया कि अराशी दूसरी ओर लड़ाई के लिए उत्सुक था। फिर गास ने घोषणा की कि चलने का समय हो गया है। रात हुई और उन्होंने जंगल में कैंप लगाया। एक बार फिर वो छोटा गिरोह पेड़ों के पीछे इकट्ठा हुआ। जैसा कि अराजी को पहले ही शक था, वे कुछ योजना बना रहे थे। केंजी ने भी वही अंदाजा लगाया, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने इसकी पुष्टि की। ऑफ कोर्स वे थे। लियोनोरा आसपास नहीं थी और केवल लगभग 30 सैनिक बचे थे। उनमें से अधिकांश हीरोज की तुलना में कमजोर थे। ये गास को मारने का परफेक्ट चांस था। उन परिस्थितियों में वो उन्हें रोकने वाला नहीं था। वो बस देखेगा कि क्या होता है। जंगल में गास ने पूछा कि क्या ड्रैगन जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर सच में पास है। नारुमी ने कहा, हाँ, उसके साथ आओ। उसने क्षेत्र में कुछ अजीब देखा था। क्या गास को धोखा दिया जा रहा था या वो बस बेवकूफ बनने का दिखावा कर रहा था? उसने चेतावनी दी कि ये सड़क शाही राजधानी की ओर जाती है और अगर वहां वास्तव में एक ड्रैगन रहता है तो ये डेंजरस होगा। उसी पल नारुमी ने घबराहट में चिल्लाया, कहा कि बीस्ट दिखाई दिया है। क्या वो था? जब गास देखने के लिए मुड़ा तो अराशु पहले ही उसके पीछे था। उसने एक विनाशकारी एक्सप्लोजन किया जो पूरी तरह लैंड होता हुआ दिखा। नारुमी ने अपने पैर एक्टिवेट किए और साफ उड़ गया। गास चकमा देने में कामयाब रहा, लेकिन उसका सिर झुलस गया था और उसके माथे से खून बह रहा था। अराशी हंसा, कहा कि यह मजेदार था, यहां तक कि उसका अधिकतम एक्सप्लोजन भी पर्याप्त नहीं था। यह आदमी एक टफ कमीना था, लेकिन उसकी स्थिति को देखते हुए वो स्पष्ट रूप से 100% पर नहीं था। वैसे भी कमीनों को मारना अराशी का पसंदीदा काम था। गास पीछे हटकर ठोकर खाता है, ठीक उसी लैंडमाइन पर जो अराशी ने लगाई थी, और जमीन से निकलती लपटों से भस्म हो जाता है। अराशी ने उसे बताया कि उसे एक जाल में फंसाया गया है, इसलिए उसे एहसास होना चाहिए कि वो जहां भी जाएगा वो उड़ जाएगा, भले ही वो खुद को बचाने के लिए माना का इस्तेमाल करे। हमले स्पष्ट रूप से दर्द दे रहे थे। गास ने एडमिट किया कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे उस पर हमला करने के लिए इस तरह के सस्ते ट्रिक्स और रणनीतियों का इस्तेमाल करेंगे। उसने वास्तव में अराशी को गलत समझा था। वो अपनी बाहें फैलाता है और उन्हें धन्यवाद कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में मैं बस तुम्हें मारना चाहता हूं। तो ये रणनीतियां जो तुम देख रहे हो वे सब योजना का हिस्सा हैं। ठीक उसी पल बाकी वॉलमार्ट एडवेंचर्स उसके पीछे दिखाई देते हैं। गास खड़ा होता है, अपनी तलवार अपने माथे पर लगाता है और अराशी सबको आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। वो कमीना आज मरने वाला था और किसी को भी दया नहीं दिखानी थी। गास जवाब देता है कि ऐसा लगता है कि उन्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं है। वो अपनी जेब में हाथ डालता है, एक छोटा नीला गोला निकालता है और उसे हवा में फेंक देता है। ये एक पटाखे की तरह फटता है। मिडू और केंजाकी हक्के बक्के हैं, जबकि अराजी सोचता है कि अराशी चूक गया। कैंप के सैनिक सिग्नल देखते हैं और आसपास देखने लगते हैं, सोच रहे हैं कि क्या उनका गाइड गायब हो गया है। वे मान लेते हैं कि उस पर हमला हो सकता है और जांच के लिए दौड़ते हैं।
लेकिन उसी पल अराजी आता है और एक गले को साफ काट देता है। एक आदमी पलटकर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अराजी करीब आता है और उसे बताता है कि ये कुछ व्यक्तिगत नहीं है, दुर्भाग्य से उन्हें मरना होगा। डैम! अराजी सच में शामिल हो जाता है। हमलावर उसे कोसते हैं, लेकिन वो एक और स्ट्राइक को चकमा देता है और एक ठोड़ी के नीचे एक क्रूर वार करता है। वो एक शरीर को दूसरे पर फेंकता है ताकि एक उत्तरजीवी को अपने दोस्त को पकड़ना पड़े, फिर गुजरते समय बगल के नीचे चाकू मारता है। हमलावर समझ नहीं सकते कि कैंडिडेट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं और अराजी बस जवाब देता है, सवाल पूछने का समय नहीं है, यह एक क्रूर क्रम है। वापस जंगल में घास घिर गया है और सब उस पर बगल से हमला करते हैं। वो सीधे हमले के खिलाफ बचाव करता है और दूसरे के पंच को ब्लॉक करता है। नारुमी एक हवा का भाला और विंड स्पीयर बनाता है और उसे फेंकता है, एक आदमी को मार देता है। इस बीच एक और बच्चा अपने सहयोगियों को मजबूत बनाने के लिए उनमें पावर चैनल करता है। घास को एहसास होता है कि यह बहुत खतरनाक है और उसे चकमा देने के लिए पीछे हटना पड़ता है, लेकिन एक और बच्चा बगल से उस पर हथौड़ा मारने के लिए आता है। घास कहता है कि बच्चा धीमा है, लेकिन हमलावर हंसता है और कहता है कि ये यूजलेस है। बच्चे की तलवार घास के सीने पर लगती है और लगभग टूट जाती है। नाइट विश्वास नहीं कर सकता कि ये देवता सुरक्षा सच में इतनी मजबूत हैं। फिर वो अपने बाएं से कुछ आता हुआ महसूस करता है। अराशी एक और विस्फोटक पंच मारता है और उसे पीछे फेंक देता है। वाह! उसने खुद को डिफेंड किया, लेकिन अब उसकी बांह कैसी है? अराशी हंसता है कि बूढ़ा कमीना जिद्दी है। नारुमी कहता है कि वो निश्चित है कि वो सिग्नल हेल्प के लिए एक कॉल था, समय खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन घास कहता है कि अब उसकी जरूरत नहीं है। देखो कौन आया! भयंकर वाली खुद दिखाई देती है। एक्सपोज्ड मिडरीफ वाली संत कहती है कि घास घिर गया है। ओ बॉय, तुम फंस गए। विश्वासघात और डोमिनेशन, बिट्रेयल एंड डोमिनेशन। वापस कैंप में बाकी सब बंधे हुए हैं। मिडू पूछता है कि वे क्या कर रहे हैं। ये केनजाकी थी जो हमारे गाइड की मदद कर रही थी, जो कहती है कि वो बस ऑर्डर फॉलो कर रही है। मिडू कंफ्यूज्ड है और नागा कहती है कि ये अप्रत्याशित है। सामान्य तौर पर केनजाकी लोगों को नजरअंदाज करती है। फिर अराशी दिखाई देता है और दुख के साथ मिडू को बताता है कि केनजाकी उसके ऑर्डर फॉलो कर रही है। मिडू हक्का बक्का है। केनजाकी कहती है कि उसने 7 को पकड़ लिया, हालांकि कुछ भाग गए। वह उसे चिंता न करने के लिए कहती है। बाकी का ध्यान रखा गया है। ठीक उसी पल मिडू कदम बढ़ाता है और पूछता है कि ध्यान रखने से उसका क्या मतलब है। अराशी बस कहता है, हाँ, मैंने उन सैनिकों को छोड़कर उन सबको मार दिया। बाकी कोई खड़ा नहीं है। केनजाकी टिप्पणी करती है कि हमेशा की तरह उसने कोई दया नहीं दिखाई, जबकि मिडू पूछता है कि क्यों। प्रोटेगनिस्ट समझाता है कि अराशी और उसका ग्रुप घास का सामना कर रहे थे और मदद करने के लिए उसने उन लोगों से निपटने का फैसला किया जो आसान टारगेट होंगे। अब मिडू समझता है कि उसने उस रात अराशी को क्यों नहीं देखा था। नागा कहती है कि यह विद्रोह उनके सोचने से कहीं ज्यादा सीरियस हो सकता है। क्या वो सच में इस तरह की योजना के साथ आगे बढ़ने वाला है? अराजी बस उसे देखने के लिए कहता है कि क्या हो रहा है और उसे अपना जवाब मिल जाएगा। मिडू को समझ नहीं आता वो अराशी के साथ टीम क्यों बना रहा है। उसने सोचा था कि वे सहयोगी हैं। प्रोटेगनिस्ट बस कहता है कि कुछ चीजें हैं जो उसे करनी है। इसके अलावा अगर मिडू किसी से शिकायत करना चाहता है तो वो अराशी से शिकायत कर सकता है। उसे परेशान मत करो। हीरो एडमिट करता है कि मिडू सही है। उसके पास बात करने का समय नहीं है और उन्हें आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। उन्हें इस ल्यूनेक्स ग्रुप को रोकना होगा। एक्सपोज्ड मिडरीफ वाली संत कहती है कि यह प्रभावशाली है कि घास हार गया। वो जवाब देता है कि यह शर्मनाक है, कोई बच नहीं सकता, उसका समय खत्म हो गया है। ऊपर से नारुमी पूछता है कि वे क्या करेंगे। अराशी जवाब देता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इस हद तक आने के बाद वो अपनी पूंछ दबाकर भागेगा नहीं। दूसरे हिचकिचाते हैं। वे जानते हैं कि वो लोगों को कंट्रोल कर सकती है। संत खुद समझाती है कि उसकी एबिलिटी की सीमाएं हैं। संत की शक्ति की सीमाएं क्या हैं? क्या अराशी के ग्रुप के पास अब भी कोई चांस है? इन सब एपिक मोमेंट्स को जानने के लिए अभी के अभी कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट कर दो। और हाँ, ऐसे ही स्मूथ और एडिक्टिव इंग्लिश मांगा नरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए स्टे ऑसम।